आइए सर, एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी में हम लोगों ने क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 6.1 ऑनवर्ड्स काफी चीजें क्लास के अंदर पढ़ी विथ द हेल्प ऑफ 11th एडिशन बुक एंड 11th एडिशन लेक्चर्स। राइट, आपके पास 11th एडिशन की बुक है, 11th एडिशन के लेक्चर्स हैं। राइट, अपने एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया इस चैप्टर के अंदर। सर, इस चैप्टर का डिस्कशन दो जगह हुआ। एक तो जब हम लोग इस चैप्टर में आए थे तब डिटेल्ड क्लासेस दी गई हैं आपको, अराउंड 90 and 100 के आसपास सर्विसेज थी जिसको हम लोगों ने एग्जम्प्ट किया यहां पर। और कभी हम लोग हेल्थ सेक्टर के बारे में पढ़े, कभी एजुकेशनल सेक्टर के बारे में पढ़े, कभी लीगल सर्विसेज के बारे में पढ़े, कभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बारे में पढ़े, कभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के बारे में पढ़े, कभी चैरिटेबल एक्टिविटी के बारे में पढ़े। इसमें ग्रुपिंग कर रखी थी मैंने क्लास के अंदर, और काफी जगह हम लोगों ने काफी सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसका डिस्कशन किया। और इसका डिस्कशन दूसरा हम लोगों ने कहां स्टार्ट कर लिया था? रिवर्स चार्ज के अंदर। जो चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में आप लोग जब रिवर्स चार्ज के अंदर आए, सेक्शन 9(3) का रेफरेंस लेके, जहां पर हम लोग जीटीए की सर्विसेज के बारे में डिस्कशन किए रिवर्स चार्ज के अंदर। रिवर्स चार्ज के अंदर हम लोगों ने लीगल सर्विसेज के बारे में डिस्कशन किया, गवर्नमेंट की सर्विसेज के बारे में डिस्कशन किया, बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया हम लोगों ने, रेंटिंग के बारे में डिस्कशन किया। तो वहां पर मैंने आपको इंटरलिंकिंग करके दी क्लास के अंदर, क्योंकि जो सर्विसेज एग्जम्प्ट है उस पर रिवर्स चार्ज कैसा। अब जीटीए की कुछ सर्विसेज, जीटीए की सर्विसेज रिवर्स चार्ज में है, लीगल सर्विसेज रिवर्स चार्ज में है, रेंटिंग रिवर्स चार्ज में है, गवर्नमेंट की सर्विसेज रिवर्स चार्ज में है। तो मैंने आपको लिंकिंग करके दिया इस चैप्टर के अंदर कि देखो, गवर्नमेंट की ये सर्विसेज एग्जम्प्ट होती हैं तो रिवर्स चार्ज कैसा, और गवर्नमेंट की ये सर्विसेज एग्जम्प्ट नहीं है बट रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी को जीएसटी पे करना है। तो काफी सारी डिटेल्ड डिस्कशन हम लोगों ने इस चैप्टर को दो पार्ट में आपके साथ डिस्कशन किया। अब आपका एग्जाम है नवंबर-दिसंबर 2023 में। 11th एडिशन की बुक, 11th एडिशन के लेक्चर से आप लोगों ने पढ़ा, और जीएसटी इस चैप्टर में काफी सारी अमेंडमेंट्स क्लास के अंदर आप लोग को बताई गई हैं। इस चैप्टर के अंदर काफी सारी अमेंडमेंट्स थी जो क्लास के अंदर ही आपके साथ डिस्कस्ड हो गई। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ये वाली सर्विसेज, अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल के अंदर रेलवे इक्विपमेंट का रेफरेंस हट गया, मतलब ये टैक्सेबल सर्विसेज की काउंट में आ गया। यहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में 750 एंड 1500 का रेफरेंस था, वो एलिमिनेट हो गया, ओमिट हो गया, मतलब ये टैक्सेबल हो गया। अराउंड 15 से 20 अमेंडमेंट्स थे इस चैप्टर के अंदर जो आप लोगों को क्लास के अंदर ही पढ़ा दिए गए। ठीक, अब जैसे आईआरडीए की सर्विसेज, सेबी की सर्विसेज, जैसे यहां पर आईआरडीए की सर्विसेज, सेबी की सर्विसेज, आरबीआई की सर्विसेज, आरबीआई की सर्विसेज, ये सब पहले एग्जम्प्ट हुआ करती थी, एग्जम्पशन विड्रॉ हो गया, तो वो क्लास के अंदर ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अब जो भी क्लास में आपको बताया इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर में या फिर रिवर्स चार्ज के अंदर, वो सब वैसे का वैसा एज इट इज आप पढ़ो, रिवाइज करो और एग्जाम की तैयारी करो। आपके नवंबर-दिसंबर 2023 एग्जाम्स के लिए थोड़े से मैंने चेंजेस किए हैं। मैंने नहीं, गवर्नमेंट की थोड़ी सी सर्कुलर और नोटिफिकेशन के थ्रू चेंजेस आए हैं, जिसको मैंने यहां इनकॉर्पोरेट किया है। पेज नंबर 6.6 पे एक एंट्री, रेसिडेंशियल हाउस की रेंटिंग को लेके बात हुई थी क्लास के अंदर, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, और उसमें बात हुई थी कि अगर आप वो रेंटिंग रजिस्टर्ड पर्सन को करते हैं तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, और रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी पे करना पड़ेगा। अमेंडमेंट दोनों जगह थी, एग्जम्पशन चैप्टर में भी और रिवर्स चार्ज में भी। अब वहां पर एक क्लैरिफिकेशन आया है, 1 जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स वो क्लैरिफिकेशन एप्लीकेबल है, वही अभी क्लास में बताना है। और एक 6.14 पे एक छोटा सा एंट्री था एनवीटी टोल चार्ज को लेके, मतलब टोल चार्ज तो एग्जम्प्ट है, लेकिन उसके अलावा एक और पॉइंट था एनवीटी को लेके, उसकी एग्जम्पशन विड्रॉ हो गई, तो वो आपको एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना है। सर, और भी अमेंडमेंट्स हो सकती हैं हो इस चैप्टर में, लेकिन वो सब क्लास के अंदर ऑलरेडी आपको बता दी गई हैं। ठीक है, राइट। हम सर गवर्नमेंट ने थोड़े और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में क्लैरिफिकेशन इशू किए। ऑलरेडी क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़े हुए हम लोग, एजुकेशन को लेके, गवर्नमेंट की सर्विसेज को लेके, मेडिकल हेल्थ को लेके,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स को लेके, उसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स पे कंफ्यूजन हो गई। जैसे टोल चार्ज में जब आपके पास फास्टैग नहीं है तो हम टोल है ना डबल लेते हैं। आप पढ़े होंगे कि अगर आपके पास फास्टैग है तो ठीक, वरना आपको डबल टोल देना पड़ेगा। तो डबल टोल एग्जम्प्ट होगा कि नहीं होगा का कंफ्यूजन होने लग गया। तो गवर्नमेंट ने कुछ कुछ पॉइंट पर, कोई 18 से 20 पॉइंट हैं जहां पर गवर्नमेंट ने डील किया क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। अब वो चीज आपके सिलेबस में आ गई है, तो वो मैंने यहां 6 पेजेस में इनकॉर्पोरेट किए हैं। अब 6 पेजेस देख के डरना नहीं है आपको। सर, जो हमने लेटेस्ट बुक अपनी रिवाइज की है ना, 11th एडिशन रिवाइज्ड बुक फॉर नवंबर एंड दिसंबर 2023 एग्जाम्स, उस बुक के अंदर जो पीडीएफ में हमने रिलीज की टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, उस बुक के अंदर ये 6 पेजेस ले लिए। उसके अलावा हमने जो बुकलेट रिलीज की, अमेंडमेंट बुकलेट फॉर नवंबर एग्जाम्स, अमेंडमेंट बुकलेट फॉर दिसंबर एग्जाम्स, उसमें ये 6 पेजेस इनकॉर्पोरेट भी कर दिए। बट इन 6 पेजेस से डरना नहीं है आपको। इन 6 पेजेस में 18 से 20 पॉइंट हैं। हर पॉइंट में एक एक 2-2 लाइन का क्वेश्चन बन रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, जीएसटी एग्जम्प्ट होगी या नहीं होगी? तो अपने को वो पॉइंट ध्यान रखना है और यस नो में आंसर को ध्यान रखना है कि एग्जाम में अगर वो 2 लाइन आई तो आंसर एग्जम्प्ट कहना है या नहीं कहना है। तो प्लीज ऐसा नहीं सोचना है कि आपको ये 6 पेजेस याद करने होंगे, याद नहीं करने हैं। जो भी आपने पढ़ा है उसको प्लीज पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए और एग्जाम में बैठिए। और जो थोड़े थोड़े चेंजेस मैं यहां बताऊंगा पेज नंबर 6.6 में और 6.14 पे, उसको ध्यान रखिएगा। और जो नई नई डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा पढ़ी हुई चीज पे, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इस 6 पेज में नया कुछ भी नहीं है। नया क्या है? डिस्प्यूट, कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। अच्छा, वो डिस्प्यूट उन्हीं सब पॉइंट पे है जो क्लास के अंदर आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन का पॉइंट हो, हेल्थ का पॉइंट हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज की बात हो। कोई नई ऑल टुगेदर एंट्री नहीं मिलेगी आपको इसके अंदर, तो घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 6.6 पे चलते हैं। सर, अब जैसे यहां भी एक अमेंडमेंट थी कि यहां पर इंडिविजुअल रेफर किया गया है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को हम एग्जम्प्ट कब करेंगे? जब वो इंडिविजुअल दे। अमेंडमेंट है, लेकिन ये अमेंडमेंट क्लास के अंदर ऑलरेडी डील्ड है आपके साथ। हम तो यहां आ रहे हैं। सर, एक अमेंडमेंट यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर बताई थी कि अब होटल 500 रुपए का भी हो तो भी आप जीएसटी लगेगा। पहले 1000 रुपए तक की लिमिट थी कि अगर होटल का, हॉस्टल का, पीजी का 1000 रुपए पर डे का चार्जेस है तो जीएसटी नहीं है। वो पूरी की पूरी एंट्री ही एबॉलिश कर दी। लेकिन इसके अंदर भी क्लास में क्या बताया कि अगर एकोमोडेशन फैसिलिटी कौन दे रहा है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो फिर आप उसको क्या कर देना? एग्जम्प्ट। यहां नहीं, कहीं और। ये सब भी आपको क्लास के अंदर बताया हुआ है। चलिए सर, अभी हम लोग किस चीज के लिए मिले हैं? इस पॉइंट में हम लोगों ने क्लास के अंदर पढ़ा था कि रेसिडेंशियल हाउस की रेंटिंग अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हो रही है तो एग्जम्प्ट। और उसमें अमेंडमेंट क्या आई थी जो क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था 18 जुलाई ऑनवर्ड्स। सर, एग्जम्पशन चैप्टर में हम लोग सेक्शन 11 और सेक्शन 11 के रेफरेंस में हम लोगों ने डिटेल्ड जो डिस्कशन किया वो नोटिफिकेशन नंबर 12। इसके अंदर जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है उसमें आपको क्लास के अंदर क्या बताया गया कि एक अमेंडमेंट आई है 18 जुलाई 2022 से कि भाई अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस को रेंट पर दिया है रजिस्टर्ड पर्सन को तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी और रिवर्स चार्ज लगेगा। ऐसे करके आपको अमेंडमेंट्स पढ़ाई थी क्लास के अंदर। हम चलते हैं चार्ज ऑफ जीएसटी में, पॉइंट नंबर 7 अगर आपको याद हो, पेज नंबर 5.8 पे पॉइंट नंबर 7 कि अगर आप रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउसिंग करेंगे, आप अगर रेसिडेंशियल हाउस को रेंट करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन को तो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक, और एग्जम्पशन था किसको, किस पे एग्जम्पशन था? सर, रेसिडेंशियल हाउस की रेंटिंग पर। रेसिडेंशियल हाउस को अगर रेंट करते हैं रेसिडेंशियल पर्पस पे तो वो एग्जम्प्ट था। लेकिन उसमें फिर एक अमेंडमेंट क्लास के अंदर बताई कि अगर आप रेंटिंग करते हैं किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एक ये बताया और दूसरा बताया यहां पे कि रिवर्स चार्ज लगेगा। सर, उस 18 जुलाई 2022 से पहले क्या था? 18 जुलाई 2022 से पहले तो देखते ही नहीं थे, सिंपल देखते ही नहीं थे कि आपने रेसिडेंशियल हाउस रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट पे किसको दिया।
बिफोर 18 जुलाई 2022 अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस को रेंट पर दिया है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, अब चाहे जिसको भी दो, इंडिविजुअल को दो, कंपनी को दो, अपने एम्प्लॉय के गेस्ट हाउस बनाने के लिए, 18 जुलाई से पहले देखते ही नहीं थे, हमेशा एग्जम्प्ट करते थे। 18 जुलाई 2022 से पहले की पोजीशन, अगर रेंट पर आपने रेसिडेंशियल हाउस दिया है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए तो वो एग्जम्प्ट माना चाहता था। अब चाहे वो कंपनी का गेस्ट हाउस ही क्यों ना हो, एम्प्लॉय का एकोमोडेशन ही क्यों ना हो, इसमें क्या हुई, अमेंडमेंट आ गई। एक चीज ध्यान रखना, अमेंडमेंट रेसिडेंशियल हाउस को लेके आई है। अगर एग्जाम में कॉमर्शियल प्रीमाइसेस की बात हो रही है कि हमने कॉमर्शियल प्रीमाइसेस, कोई ऑफिस है, कोई गोडाउन है, कोई शॉपिंग मॉल है जिसको किराए पर दिया है, तो इससे रिलेटेड कोई एग्जम्पशन नहीं है। प्लीज ये ध्यान रखना, एक, कॉमर्शियल प्रीमाइसेस से रिलेटेड कोई एग्जम्पशन नहीं है। और दूसरा क्या ध्यान रखना, अगर वो कॉमर्शियल प्रीमाइसेस छठे नंबर में आ जाए, यानी वो कॉमर्शियल प्रीमाइसेस कौन किराए पर दे रहा है, सातवें में रेसिडेंशियल की बात हो रही है, कॉमर्शियल की बात बोल रहा हूं जो क्लास के अंदर बात हुई। अगर कॉमर्शियल प्रीमाइसेस है, ठीक है, तो उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं है। ठीक, अच्छा, 7वां नंबर पॉइंट कब है, जब रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस है। हम अभी कॉमर्शियल की बात कर रहे हैं। सर, कॉमर्शियल प्रीमाइसेस की रेंटिंग पर कोई एग्जम्पशन नहीं है एंड छठे नंबर में फॉल कर गया कॉमर्शियल प्रीमाइसेस तो रिवर्स चार्ज लगता है। और इस पर काफी सारे एग्जांपल क्लास के अंदर बताए मैंने, चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर ही, आज भी कराऊंगा। और सर, इसमें भी अमेंडमेंट्स डिस्कस हुई आपके साथ कि अब इसमें कोर्ट और ट्रिब्यूनल का रेफरेंस भी आएगा। सर, इस चैप्टर की अमेंडमेंट्स ऑलरेडी यूट्यूब पे आ गई है। उसमें क्या बताया कि यहां सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी के अलावा आप किसको एज्यूम करेंगे, अब कोर्ट को भी एज्यूम करेंगे, ट्रिब्यूनल को भी एज्यूम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पार्लियामेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की जगह स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, सामने वाला रजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है, रिवर्स चार्ज लगा देना। एग्जम्पशन तो है ही नहीं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे, ऐसे देखो तो ठीक है सर। तो ये पोजीशन थी बिफोर 18 जुलाई। तो बिफोर 18 जुलाई से तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब आता है सर 18 जुलाई के बाद क्या अमेंडमेंट आई, जो क्लास के अंदर आप पढ़े। तो वहां पर बात आई, रजिस्टर्ड पर्सन को अगर लेट आउट करोगे, रेंट पर दोगे, तो हम एग्जम्पशन नहीं देंगे और रिवर्स चार्ज लगाएंगे। तो वो मैंने यहां लिखा हुआ है, क्या, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। हम किसको दे रहे हैं, हम रेसिडेंशियल हाउस की रेंटिंग कर रहे हैं, किसके लिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। तब तो यहां कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां कहीं कोई चेंज नहीं है, ये ओके है, ये ओके है। जो क्लास में पढ़े वही सही है। क्या, कॉमर्शियल यूज के लिए दोगे, रेसिडेंशियल हाउस की रेंटिंग कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को कॉमर्शियल यूज के लिए, तो कोई एग्जम्पशन नहीं है, टी फॉर टैक्सेबल, और रिवर्स चार्ज भी यहां पर नहीं है। ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर कॉमर्शियल यूज, तो यहां कोई एग्जम्पशन नहीं है, तो टी फॉर टैक्सेबल और रिवर्स चार्ज लगेगा नहीं, क्योंकि रिवर्स चार्ज के लिए सामने वाला रजिस्टर्ड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 में जाओ या 7 में जाओ क्लास के। ठीक है सर, इसमें कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं है। और अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंशियल हाउस रेंट पर दिया है रेसिडेंशियल यूज के लिए, तो एग्जम्पशन है, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। सर, इसको मैं लिखवाऊंगा, अभी ध्यान से पहले समझ लो। ठीक, अब आते हैं जो आपने क्लास में पढ़ा, क्या, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस टू रजिस्टर्ड पर्सन पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। अरे भाई, आगे का यूज तो बता दो। तो यूज पे क्लैरिटी नहीं थी, सिंपल बोला क्लास के अंदर जो पढ़ा आपने। यहां पर मैं आपको क्लास का एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये क्लास का एग्जाम्पल आपकी बात हुई थी सर, हम लोग जब चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में थे, हम लोग क्लास के अंदर चार्ज ऑफ जीएसटी में लेक्चर 2 पे थे, तब यहां पर पेज नंबर 5.7, 5.8, 6.39, 6.66 में ये सारा डिस्कशन आपके साथ हुआ। और ये वाला पॉइंट जो आपके साथ डिस्कशन हुआ, यहीं पे अमेंडमेंट है। सर, ये वाला एग्जाम्पल में आपको बताया कि अगर रेसिडेंशियल हाउस को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए या व्हाटएवर, आप रेसिडेंशियल हाउस को अगर मिस्टर ए जिसके पास जीएसटीआईएन नंबर नहीं है, रेसिडेंशियल यूज के लिए दे रहे हो तो एग्जम्प्ट, और अगर जिसके पास जीएसटीआईएन नंबर है वहां एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, वहां रिवर्स चार्ज लगेगा। अब इसमें एक क्लैरिफिकेशन आई है। अब वो क्लैरिफिकेशन क्या है, मतलब ये एग्जाम्पल अब थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। मैं अब नया एग्जाम्पल में आपको ले जा रहा हूं। इस एग्जाम्पल को
जो बुक में लिखा हुआ है, आपके ऑलरेडी रजिस्टर में लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं। आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर 2023 में है या फिर आगे है, इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं। रेफर अमेंडमेंट। ये एग्जाम्पल देख लो वीडियो रोक के और अपने क्लास रजिस्टर में मिला लो और वहां पर कट कर दो इस एग्जाम्पल को। सर हम लोग अब आते हैं यहां, तो आपको जब क्लास में बताया क्या कि रेसिडेंशियल हाउस, कॉमर्शियल की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, रेसिडेंशियल हाउस की रेंटिंग अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को करते हैं तो आगे मत पूछो उससे कि वो उसने उस हाउस का क्या किया, कहां यूज किया, अपने बिजनेस में यूज किया या अपने पर्सनल फैमिली के साथ रहने के लिए यूज किया, मत पूछो। सीधा आप इसको बोलो एग्जाम में, ये पढ़ा आपने क्लास के अंदर कि ये एग्जम्प्ट नहीं होगा और रिवर्स चार्ज लगेगा। क्लास के अंदर जो पढ़ा पेज नंबर 6.6 पे पॉइंट नंबर 6 में, पेज नंबर 5.8 में पॉइंट नंबर 7 में। अब यहां प्रॉब्लम कंफ्यूजन क्या आई, कंफ्यूजन क्या आई जिसके कारण अमेंडमेंट आया कि अगर सर टेनेंट रजिस्टर्ड है, अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है, जो जीएसटीआई नंबर है, मतलब मैंने एक रेसिडेंशियल हाउस किराए पर अपने किराएदार को, टेनेंट को दिया, वो रजिस्टर्ड है, उसके पास जीएसटीआई नंबर है। कंफ्यूजन क्या आई, सर अगर वो उस घर को अपने फैमिली पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है तो भी जीएसटी देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में, और फिर उसका आईटीसी कैसे लेगा सर, ये तो पर्सनल यूज कर रहा है, फैमिली यूज। मतलब एंड यूज पे क्लैरिटी नहीं थी। एक चीज क्लियर था क्या कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंशियल हाउस रेसिडेंशियल यूज के लिए दे रहे हो तो एग्जम्प्ट, कॉमर्शियल यूज टैक्सेबल। लेकिन जब आप उसी रेसिडेंशियल हाउस को रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो रेंट पे, तो सिंपल लिखा हुआ था कि इसको एग्जम्प्ट कर देना, रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा उस रजिस्टर्ड पर्सन को। बट व्हाट अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन कि सर रजिस्टर्ड पर्सन इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, और उसने अपनी फैमिली के रहने के लिए, अपने और अपने फैमिली के रहने के लिए मकान किराए पर लिया। अब वहां भी जीएसटी देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में उसको, फिर उसका आईटीसी भी नहीं लेगा, तो ये तो ब्लंडर है। तो अब इसी चीज को रोकने के लिए ये अमेंडमेंट आई है और ये न्यू पोजीशन है जो आपको अब एग्जाम में ध्यान रखनी पड़ेगी। न्यू पोजीशन फॉर एग्जाम्स जो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये न्यू पोजीशन फॉर एग्जाम्स, ये जो नया पोजीशन है कब है, रजिस्टर्ड पर्सन, जिसको मैंने रेसिडेंशियल हाउस रेंट पे दिया, रजिस्टर्ड पर्सन कौन निकला, इंडिविजुअल प्रोप्राइटर। जैसे सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास का मालिक कौन है, सूरज अग्रवाल। अब मेरा जीएसटी नंबर है, यस, मैं एकदम मेरा परफेक्ट एग्जांपल यहां पे ले लो। ये अमेंडमेंट समझो कि मेरे लिए ही है। अमेंडमेंट क्या है, पॉइंट नंबर 6 में जो अमेंडमेंट है वो क्या है, बैकग्राउंड तो मैंने दे दिया, आपकी क्लास से मैंने लिंक कर दिया। अब अमेंडमेंट क्या है सर, 1 जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स अमेंडमेंट्स एकदम एग्जैक्टली समझो मेरे लिए अमेंडमेंट्स आई है। सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास का मालिक मैं हूं, 100% ओनर, प्रोप्राइटी कंसर्न है ये, जिसमें सूरज अग्रवाल ऑथराइज सिग्नेटरी है। मेरे पैन नंबर पे मेरी कोचिंग का जीएसटी नंबर मैंने लिया है, राइट, मेरे नंबर पे सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास या फिर सूरज अग्रवाल। हालांकि मैंने क्या किया, ट्रेड नेम सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास को रजिस्टर्ड करवाया। कभी कभी क्या होता है, लोग अपने इंडिविजुअल नाम पे जीएसटी नंबर लेते हैं। मान लो मैं सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास के नाम पर ना लेके अपने नाम पर जीएसटी नंबर लेता, सूरज अग्रवाल के नाम पर, मेरे अपने पैन नंबर से सूरज अग्रवाल, देयर इज नो ट्रेड नेम, ठीक है। तो एकदम समझो कि ये मेरे लिए एग्जांपल है। मैंने एक रेसिडेंशियल हाउस किराए पर लिया अपनी फैमिली के लिए, एक और रेसिडेंशियल हाउस किराए पर लिया जिसको मैंने अपना स्टूडियो बना दिया। सर क्या रेसिडेंशियल हाउस में मैं अपना स्टूडियो बना के रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता? कर सकता हूं। तो अब ये अमेंडमेंट क्या बोलती है, सूरज अग्रवाल रजिस्टर्ड है, हां, तो जो उसने रेसिडेंशियल हाउस अपनी फैमिली के रहने के लिए लिया है उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है, तो फिर रिवर्स चार्ज भी नहीं लगेगा। और जो उसने रेसिडेंशियल हाउस अपने ऑफिस यूज के लिए लिया है, जहां पर उसने अपना स्टूडियो बना दिया, एक स्टाफ को बैठ के बच्चों को ऑनलाइन सपोर्ट देने का काम करता है। सर डॉक्टर, मान लो कोई डॉक्टर है अपनी क्लिनिक चला रहा है, कहां से चला सकता है, रेसिडेंशियल हाउस से नहीं चला सकता? चला सकता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां आई, अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? अगर कोई रेसिडेंशियल हाउस को मैं रेंट पर देता हूं इंडिविजुअल को, और वो इंडिविजुअल के पास जीएसटी नंबर है, उसके बाद अब उस मकान का वो पर्सनल फैमिली यूज कर रहा है, तो
अमेंडमेंट क्या आई, बोला क्या आप उसको एग्जम्प्ट कर देना, इवन इफ द पर्सन इज रजिस्टर्ड, इवन इफ द पर्सन इज रजिस्टर्ड, अगर उसने उस हाउस का पर्सनल यूज करना है जिसका उसके उस प्रोप्राइटी कंसर्न और उस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए उस घर को किराए पर लिया है, पर्सनली वो अपनी तरफ से रेंट दे रहा है, तो कोई टैक्सेबिलिटी मत लगाना, कोई रिवर्स चार्ज मत लगाना, बस ये क्लैरिटी है। तो कहता है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको फिर मैं लिंक कर दूंगा आपके एग्जाम्पल्स और अमेंडमेंट से। मिस्टर ए ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस, ओनर है ये। सप्लायर, दो की बात करते हैं, सप्लायर और रेसिपिएंट। सर मिस्टर ए रेसिडेंशियल हाउस का मालिक है, उसने उसको किराए पर दिया है, लेट आउट किया है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, टेनेंट, रेसिपिएंट। अब टेनेंट कौन है, टेनेंट है इंडिविजुअल, जीएसटी में रजिस्टर्ड है इंडिविजुअल। अब क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट के बाद का इफेक्ट बता रहा हूं, अमेंडमेंट के बाद, पोस्ट अमेंडमेंट आपने क्लास में क्या पढ़ा कि अगर इस रेसिडेंशियल हाउस को रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप दे रहे हैं तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा और रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन अब इसमें क्या आया कि अगर जिसको हमने किराए पर दिया है वो टेनेंट अगर प्रोप्राइटर है, यानी इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटी कंसर्न में प्रोप्राइटर है, इंडिविजुअल है, और उसने ये मकान अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, पर्सनल रेसिडेंस, फैमिली और पर्सनल पर्पस के लिए, रेंट वो खुद देगा। जैसे मैं सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास, मैं रजिस्टर्ड हूं, जीएसटी नंबर है, और मैंने एक मकान लिया अपनी फैमिली के लिए और उसका रेंट मैं खुद अपनी कमाई में से दे रहा हूं, उसका कोचिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर बोलता है आप इसको एग्जम्प्ट करोगे, यही अमेंडमेंट है। बट अगर यही टेनेंट जो इंडिविजुअल है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट, अगर इसने अपने ऑफिस पर्पस के लिए लिया है, उसको गेस्ट हाउस बना दिया है, उसको ऑफिस वर्क में यूज कर रहा है, उसको गोडाउन बना दिया है, जैसे मैंने बोला मैं स्टूडियो बना दूं, मैंने 2 मकान किराए पर लिए सोसाइटी के अंदर, एक में फैमिली के साथ रहता हूं और एक में मैंने अपना स्टूडियो बना रखा है, रिकॉर्डिंग करता हूं, 1-2 कंप्यूटर लगा रखे हैं और स्टाफ भी बैठते हैं वहां पे, अलाउ होता है। इतना सर रेसिडेंशियल एरिया में इतना कॉमर्शियल काम तो आप कर ही सकते हैं, कोई मैं कस्टमर को थोड़ी बुला रहा हूं, कोई बाहर बोर्ड थोड़ी लगा रहा हूं। तो रेसिडेंशियल हाउस के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन अगर उसका पर्सनल यूज कर रहा है, फैमिली के साथ, प्रोप्राइटर अपनी फैमिली के साथ रह के पर्सनल यूज कर रहा है, तो मेनली कौन है किराएदार, इंडिविजुअल है, तो फिर एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगा, ये क्लैरिफिकेशन है। और अगर ऑफिस पर्पस में यूज कर रहा है तो हम इसको एग्जम्प्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, टैक्सेबल, और हाँ टैक्सेबल के बाद क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज भी लगेगा। बोला सर अगर रेसिपिएंट कंपनी हो, फर्म हो, तो तब तो ऐसे ही एग्जम्पशन नहीं देना है, ऐसे ही तुमको रिवर्स चार्ज लगाना है। यहां अमेंडमेंट आई नहीं है, अमेंडमेंट किसके लिए है, जब तुम्हारा रजिस्टर्ड पर्सन कौन निकले, प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल, और वो उस मकान को पर्सनल फैमिली यूज के लिए ले रहा हो। पहले क्लैरिटी नहीं थी बिफोर अमेंडमेंट कि अगर उसने पर्सनल पर्पस के लिए लिया तो क्या होगा। अमेंडमेंट आई थी, क्लास में बताया था 18 जुलाई 2022 अमेंडमेंट, जैसे ही तुम रजिस्टर्ड पर्सन को तुम दोगे प्रॉपर्टी रेंट पे रेसिडेंशियल, तुम एग्जम्पशन मत देना, रिवर्स चार्ज लगा देना। लेकिन यहां क्लैरिटी नहीं थी एंड यूज पे, ये बिफोर अमेंडमेंट की पोजीशन है, बिफोर अमेंडमेंट की पोजीशन है। अब पोस्ट अमेंडमेंट, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, किराएदार रजिस्टर्ड है लेकिन कौन है किराएदार, किराएदार रजिस्टर्ड है लेकिन कौन है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, किराएदार रजिस्टर्ड है लेकिन कौन है, कंपनी, फर्म, तो यहां कोई एग्जम्पशन है ही नहीं, और रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी देना पड़ेगा। सर फर्म और कंपनी क्यों लेगी कोई भी रेसिडेंशियल हाउस किराए पर, फॉर एम्प्लॉय, आप फॉर एम्प्लॉय ले सकते हैं, फॉर गेस्ट हाउस ले सकते हैं, आपने कंपनी का गेस्ट हाउस बना रखा है, तो सर यहां तो कोई टेंशन है ही नहीं। टेंशन कब है, जब रजिस्टर्ड पर्सन कौन निकला, ये जीएसटीआईएन रजिस्टर्ड पर्सन कौन निकला, इंडिविजुअल, जैसे कि सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास। अब इसमें सूरज अग्रवाल ने 2 घर लिए, एक में स्टूडियो टैक्सेबल रिवर्स चार्ज, और एक में फैमिली एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट है तो रिवर्स चार्ज कैसा, और टैक्सेबल है तो फिर रिवर्स चार्ज भी लगेगा। रिवर्स चार्ज में पढ़ा है आपने। देखो सर इस लाइन में कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये जो 7वां नंबर पॉइंट क्लास के अंदर पढ़ाया गया इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट कहां है, इस पॉइंट के अंदर, ये क्लैरिफिकेशन ऐड हुई, क्लास में एग्जांपल दे दिया मैंने। अब पढ़ लेते हैं ये अमेंडमेंट क्या है।
सर अमेंडमेंट कुछ नहीं है, ये 2 लाइन में क्लैरिफिकेशन है। पहले तो यहां क्या बोला, पहले तो यहां बोला कि रेसिडेंशियल हाउस को आप रेंट पे दे रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, एक्सेप्ट मतलब हम ये एग्जम्पशन नहीं देंगे। लेकिन बाद में क्या बोला, हम अगर रेसिडेंशियल हाउस दे रहे हैं किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, एंड रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, प्रोप्राइटर है, किसका, प्रोप्राइटरी कंसर्न का। मतलब ये यहां मेरा नाम लिख दो, सूरज अग्रवाल, ये मैं हूं सूरज अग्रवाल, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन सूरज अग्रवाल क्या है, प्रोप्राइटर है, किसका, प्रोप्राइटरी कंसर्न का, सूरज अग्रवाल टेक्स क्लास का। लेकिन मैंने जो ये मकान रेंट पर लिया है, रेंट द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रहने वाला घर, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिया है, अपने पर्सनल उसको घर बनाने के लिए, और उसका रेंट मैं अपने अकाउंट से दे रहा हूं, उसका कोई लेना देना मेरी कोचिंग से नहीं होना चाहिए। यानी कोचिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो रेंट नहीं जा रहा है। सर मेरा बिजनेस अलग है, बिजनेस में से जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो मैं बिजनेस चला रहा हूं उसमें से जो प्रॉफिट निकाल के मैं ला रहा हूं अपने पर्सनल अकाउंट में, वहां से मैं ये रेंट पे कर रहा हूं, तभी तो प्रूफ हो पाएगा कि ये घर तुम पर्सनल फैमिली के लिए यूज कर रहे हो। तो एग्जाम में सिंपल ध्यान रखना, मैंने 2 फ्लैट तुमको दिए, तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो इंडिविजुअल, एक फ्लैट में तुम अपनी फैमिली के साथ रहते हो एग्जाम्प्ट, दूसरे फ्लैट में तुम अपना बिजनेस चला रहे हो, टैक्सेबल एंड रिवर्स चार्ज लगेगा, ऐसे ध्यान रखना। तो और ये खासकर किसको टारगेट किया जा रहा है यहां पे, इंडिविजुअल को। अगर रजिस्टर्ड पर्सन कंपनी है, फर्म है, तब तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी और फर्म में तो प्रोप्राइटर होगा ही नहीं ना। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का मतलब कौन है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न किसको बोलेंगे, कंपनी को, एक एलएलपी को नहीं। सूरज अग्रवाल टेक्स क्लास जिसका 100% ओनर मैं हूं, सूरज अग्रवाल, ये उसकी बात हो रही है यहां पे। तो ये क्लैरिफिकेशन आया है, अगर किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इंडिविजुअल है, और उसने किराए पर मकान जो लिया है रेसिडेंशियल हाउस अपने पर्सनल फैमिली यूज के लिए लिया है, तो आप एग्जम्पशन कंटिन्यू करना, रिवर्स चार्ज भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब छोटे से और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। मैंने इस बार ओनर कौन बना दिया, लोकल अथॉरिटी, तो मैं रिवर्स चार्ज में, मैं आरसी रिवर्स चार्ज, मैं क्लास में रिवर्स चार्ज बोलता हूं आरसी बेसिकली। रिवर्स चार्ज में मैं किस पॉइंट पे हूं, मैं पॉइंट नंबर 6 पे हूं, पेज नंबर 5.8 आपकी बुक में, लोकल अथॉरिटी, यहां पे इस वाले पॉइंट के अंदर हूं। सर एक नया एग्जांपल मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं, क्लास में भी मिक्स किया था। सर ये लोकल अथॉरिटी है जो बिल्डिंग ओन कर रही है, और ये बिल्डिंग रेसिडेंशियल यूज के लिए दी जा रही है, पर्सनल यूज के लिए किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, बिल्डिंग रेसिडेंशियल है, ये बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग रेसिडेंशियल है, ठीक। रेसिडेंशियल बिल्डिंग रेसिडेंशियल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए दी जा रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, एग्जम्प्ट कर देना, ठीक है। अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, एग्जम्पशन मिलेगा इसको, रिवर्स चार्ज कैसा। लेकिन अगर लोकल अथॉरिटी बिल्डिंग ओन कर रही है, कॉमर्शियल यूज के लिए दे रही है, ऑफिस यूज के लिए, किसको, फिर से अनरजिस्टर्ड पर्सन, बिजनेस एंटिटी को, तो कॉमर्शियल यूज, तो एग्जम्पशन जो पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 6 में वो नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर आपने एक पढ़ा है पेज नंबर 6.39 पे पॉइंट नंबर 82 कि गवर्नमेंट अगर कोई बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देती है और वो बिजनेस एंटिटी अनरजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन के लिमिट से उसके टर्नओवर कम है, तो आप उसको जीएसटी एग्जम्प्ट कर देना, लेकिन इसके अंदर रेंटिंग इन्वॉल्व नहीं होगा। आपने क्लास के अंदर ये पॉइंट पढ़ा हुआ है मेरे साथ। मैं अभी लोकल अथॉरिटी पे हूं, तो लोकल अथॉरिटी पे एक और पॉइंट है 82 नंबर, यहां पे कि अगर सामने वाली बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर कम है रजिस्ट्रेशन वाली लिमिट से, तो तुम एग्जम्पशन दे देना, लेकिन ये एग्जम्पशन रेंटिंग पे नहीं मिलेगा। तो सर कॉमर्शियल यूज में प्रॉपर्टी जा रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ओनर कौन है, लोकल अथॉरिटी, तो एग्जम्पशन चैप्टर में जो एक नॉर्मल एग्जम्पशन थी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल यूज, वो तो मिला नहीं, और एक गवर्नमेंट की सर्विसेज थी टू अ पर्सन हुज टर्नओवर इज बिलो द रजिस्ट्रेशन लिमिट, वो वाला एग्जम्पशन भी नहीं मिला, क्योंकि आप एक्सक्लूडेड है पॉइंट नंबर 82 में, पेज नंबर 6.39 पे, गवर्नमेंट के केस में अभी दिखाया वो पॉइंट मैंने। उसके अलावा अब रिवर्स चार्ज भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि सामने वाला अनरजिस्टर्ड है। सर रिवर्स चार्ज वापस आते हैं, यहां पर ये रिवर्स चार्ज कब लगेगा, जब सामने वाला रजिस्टर्ड हो। हमारे एग्जांपल में सामने वाला कौन है, अनरजिस्टर्ड, तो यहां एग्जम्पशन भी नहीं मिला, रिवर्स चार्ज भी नहीं लगा,
जीएसटी देना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में किसको? लोकल अथॉरिटी को। ये एनालिसिस क्लास के अंदर की हुई है मैंने, अमेंडमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, अलग से बता दिया, अलग से बता दिया। ठीक है, ये भी एक एनालिसिस होती है जो आपको करनी चाहिए एग्जाम के लिए। अब देखिए यहां पर अमेंडमेंट से रिलेटेड बात, अमेंडमेंट से रिलेटेड बात यहां पर एक नया और एग्जांपल बढ़िया सा। मिस्टर ए ओन्स रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल हाउस ओन कर रहा है मिस्टर ए। ठीक है, अब इसने कंपनी को किराए पर दिया है। अब कंपनी किराए पर क्यों लेगी सर रेसिडेंशियल हाउस? ये कंपनी आगे अपने एम्प्लॉय को दे रही है रेसिडेंशियल यूज के लिए। तो ये कंपनी है, कंपनी कहां है? जीएसटीआईएन में रजिस्टर्ड है। तो क्या ध्यान रखना, जो क्लास में पढ़े हैं, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। रिवर्स चार्ज में जीएसटी किसको देना पड़ेगा? ए लिमिटेड को। यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है, नो अमेंडमेंट, क्योंकि सामने वाला किराएदार इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल के लिए अमेंडमेंट आई है। अब ये रही अमेंडमेंट, लेट आउट किया है मिस्टर बी, जीएसटीआईएन नंबर, रजिस्टर्ड पर्सन। अब यहां है अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट के बाद जैसे ही रेसिडेंशियल हाउस किराए पर दिया है किसको? इंडिविजुअल को, जो रजिस्टर्ड है। तो सवाल पूछो कि तुमने ये मकान लिया क्यों है? तो जवाब क्या आया कि उसने ये मकान अपने पर्सनल फैमिली यूज के लिए लिया है, जिसके रेंट का उसके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। वो रेंट अपने पर्सनल अकाउंट में देगा। जो इसका रेंट है वो अपने वो पर्सनल अकाउंट से देगा, पर्सनल अकाउंट से देगा, नॉट ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस जिसका उसके पास जीएसटीआईएन नंबर है। तो यही आपको ध्यान रखना है, इसमें एग्जम्पशन कंटिन्यू करना है। यही क्लैरिफिकेशन है अमेंडमेंट का। एक अच्छा एग्जांपल, ऊपर चार्ट फिर से एग्जांपल। अब मैंने पूछा भाई मिस्टर बी तुम जीएसटीआई में रजिस्टर्ड हो, तुमने ये रेसिडेंशियल हाउस क्यों लिया है? बोला मैं ऑफिस चलाऊंगा, मैं एम्प्लॉय को यहां पे रखूंगा, मैं अपने बिजनेस के लिए इसको गेस्ट हाउस बनाऊंगा। मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलूंगा मैं स्टूडियो बनाऊंगा। मैंने सोसाइटी में 2 फ्लैट लिए, मेरा एग्जाम्पल, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, सोसाइटी में 2 फ्लैट लिए हैं, एक में फैमिली और एक में स्टूडियो। स्टूडियो वाला टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। फैमिली वाला एग्जम्प्ट, स्टूडियो वाला एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? टैक्सेबल, और साथ में रिवर्स चार्ज भी लगेगा। और रिवर्स चार्ज में अब मिस्टर बी को इस पे जीएसटी पे करना होगा। सर बिजनेस यूज है, आईटीसी ले ले, आईटीसी ले ले, बिजनेस यूज है, कोई दिक्कत नहीं है, आईटीसी ले ले, बिजनेस यूज है। वो डिपेंड करेगा अनलेस ब्लॉक क्रेडिट। सर 17.5 जो क्लास में अपने पढ़ते हैं ब्लॉक क्रेडिट, उसमें देख लेना होगा आपको एक बार कि ब्लॉक है कि नहीं है। अदरवाइज जनरली आपको, अगर आप देखो, अगर आप प्रीमाइसेस लेके अपना, मान लो मैं कोई प्रीमाइसेस लेके अपना स्टूडियो बना रहा हूं, तो यहां ब्लॉक नहीं है, क्रेडिट आईटीसी मिल जाता है। बट आईटीसी चलो दूर की बात है, यहां बात क्या हो रही है? एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो एग्जम्पशन पर्सनल यूज में कंटिन्यू है और उस रेसिडेंशियल हाउस के बिजनेस यूज में कंटिन्यू नहीं है। इंडिविजुअल के लिए, कंपनी है, फर्म है, तब तो सीधा सीधा बोलना एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा, सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है। सर अगर कॉमर्शियल हाउस हो तो कॉमर्शियल की तो टेंशन ही नहीं लेनी है, इसमें एग्जम्पशन देना ही नहीं है। मिस्टर ए ओन्स अ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, लेट आउट किया है कॉमर्शियल यूज के लिए। अब चाहे सामने वाला रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, टेनेंट किराएदार रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, कॉमन आंसर है, कॉमन आंसर है, एग्जम्पशन नहीं देंगे, एग्जम्पशन नहीं देंगे, रिवर्स चार्ज नहीं लगाएंगे। बोला सर रिवर्स चार्ज कैसे नहीं लगाओगे? तो एक बार और चलते हैं। 7वां नंबर पॉइंट में क्या लिखा है? रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होना चाहिए। और हमारा कौन सा बिल्डिंग है? कॉमर्शियल। तो अगर मैंने कॉमर्शियल बिल्डिंग किराए पर दी है, सामने वाला रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जम्पशन मत देना, रिवर्स चार्ज मत लगाना। फिर जीएसटी लायबिलिटी जनरली मिस्टर ए पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में, मतलब वो अपना रेंट वाला जो इनवॉइस है वो जीएसटी के साथ रेज करेगा, कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मतलब रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। सर आरसीएम रिवर्स चार्ज में करिए, मैं अपनी क्लास में इसको आरसी भी बोलता हूं, आर चार्ज भी कभी कभी बोलता हूं। बस कुल मिला के इतनी ही अमेंडमेंट है। किसको लेके? इस रेसिडेंशियल हाउस को लेके। मैंने फ्रेश एग्जांपल्स और दे दिए हैं और क्लास का एक एग्जांपल आपको मैंने कटवा के आज मॉडिफाई करा दिया कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन इंडिविजुअल है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, इंडिविजुअल रजिस्टर्ड, तो उससे आगे फिर सवाल पूछो कि उसने पर्सनल यूज करना है, फैमिली के लिए ले रहा है, हाँ एग्जम्पशन। बिजनेस यूज करना है, गेस्ट हाउस, एम्प्लॉय, स्टूडियो,
डॉक्टर की क्लिनिक एटसेट्रा रजिस्टर्ड है, ओहो, तब ऐसा करो, इसको एग्जाम्पशन से बाहर करो और रिवर्स चार्ज भी लगाओ। तो मैंने आज एक फ्रेश एग्जांपल दे दिए, दिक्कत नहीं होगी। देखो अमेंडमेंट्स को एक दो कहते हैं ना, अमेंडमेंट्स करा दिया 1 मिनट में, अमेंडमेंट्स करा दिया 5 मिनट में, आओ अमेंडमेंट करते हैं 15 मिनट में। मुझे वो 1-2 मिनट वाली अमेंडमेंट्स में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। एक नई अमेंडमेंट आई है जिसको मैं 1 मिनट के अंदर तुमको बताऊं या 5 मिनट के अंदर तुमको बताऊं, तो जो अमेंडमेंट मैं तुमको 1 मिनट के अंदर बताऊंगा वो तो तुम खुद ही पढ़ लोगे। सर अमेंडमेंट का जो एक्चुअल अमेंडमेंट पढ़ना है ना, वो एग्जाम्पल के साथ पढ़ना चाहिए। आज हम कॉन्सेप्ट को क्लास में कैसे पढ़ाते, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ना, तो वैसे ही अमेंडमेंट भी पढ़ने चाहिए विद द हेल्प ऑफ न्यू एग्जाम्पल्स। मेरा मानना ये है, और इसीलिए मेरे अमेंडमेंट के लेक्चर ना यूट्यूब पे थोड़े चैप्टर वाइज आएंगे, टॉपिक वाइज आएंगे, और विद द ढेर सारा एग्जाम्पल आएंगे जैसे क्लास में देता हूं, ताकि अमेंडमेंट्स पढ़ते पढ़ते क्लास के अंदर ही याद हो जाए और क्लिक कर जाए एग्जाम में। तो मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आधे घंटे के अंदर सारे अमेंडमेंट्स बता दूं क्लास के अंदर, आधे घंटे के अंदर ही। मुझे वो मारामारी नहीं करनी है, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे पढ़ाने का तरीका जानते हैं। और अगर मान लो यूट्यूब पे कोई बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, अरे छोटी सी अमेंडमेंट को सर ने इतना लंबा कर दिया, तो शायद अमेंडमेंट आपने पहले से पढ़ी हुई है, फिर आपको मेरे चैनल पे आना ही नहीं चाहिए था। तो टाइम बर्बाद मत करो। मान लो अमेंडमेंट है और आप कोई वीडियो देख चुके हैं, कहीं पढ़ चुके हैं, तो दोबारा आके मत देखो, राइट। मेरा ये कहना है, ये आके मत देखो और जज करो कि मैंने कितनी देर ली एक छोटे से अमेंडमेंट में। फिर कमेंट भी पास करके जाते हैं कुछ कुछ बच्चे तो, और फिर कंपैरिजन भी करके जाते हैं, टीचर का नाम भी लिख के जाते हैं। वो थोड़ा सा पता नहीं क्या है, क्यों है, लिखिए। डन, ये लिखा। नोटिफिकेशन नंबर एग्जाम के लिए ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो रिवर्स चार्ज का हो या एग्जाम्पशन का हो। सर ये वाली पोजीशन बिफोर की थी, बिफोर 18 जुलाई। हम कुछ नहीं देखते थे, रेसिडेंशियल हाउस रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर दिया है तो फिर एग्जम्प्ट कर देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब क्या देखना पड़ता है, सामने वाला रजिस्टर्ड है या नहीं है। और रजिस्टर्ड में भी क्या देखना पड़ता है, सामने वाला इंडिविजुअल कहीं अपनी फैमिली के लिए तो नहीं लिया है। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर ये वो पोजीशन थी जो क्लास के अंदर आपने पढ़ी कि रजिस्टर्ड पर्सन है, रिवर्स चार्ज में ले जाओ, एग्जम्पशन मत देना, और उससे पूछना भी मत कि वो घर क्यों लिया। लेकिन अब पोजीशन चेंज, ये जो बॉक्स है बीच में जो है अभी सामने में आपके, इसमें पोजीशन चेंज हो गई। सर रजिस्टर्ड पर्सन है तो मैं पूछूंगा कि ये घर तूने क्यों लिया। खासकर रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, इंडिविजुअल। तो मैं पूछूंगा कि कहीं तू ये अपने पर्सनल अकाउंट में तो नहीं लिया, अपने फैमिली के लिए, पर्सनल यूज के लिए, रेंट अपने पॉकेट से दे रहा है। हाँ सर, एग्जम्पशन कंटिन्यू करूंगा। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, ये एक लोकल अथॉरिटी का एग्जांपल मैंने मिक्स कर दिया। पेज नंबर की मार्किंग कर रखी है। एग्जम्पशन मत देना पॉइंट नंबर 6 में, एग्जम्पशन मत देना पॉइंट नंबर 82 में, रिवर्स चार्ज मत लगाना पॉइंट नंबर 6 में, फॉरवर्ड चार्ज में लोकल अथॉरिटी इस बिल्डिंग के रेंट पर खुद ही जीएसटी पे करेगी। किराएदार अनरजिस्टर्ड है। डन, वीडियो रोक के लिखा। ये अमेंडमेंट में अगर किराएदार कंपनी है तब तो कोई टेंशन ही नहीं लेना, एग्जम्पशन मत दो, रिवर्स चार्ज लगाओ, कंपनी जीएसटी पे करेगी। डन, ऊपर वाला लिख लिया। नीचे वाला में चलते हैं। ये वाले में इंडिविजुअल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने मकान किराए पर लिया है, अपने पर्सनल अकाउंट से रेंट पे कर रहा है, पर्सनल फैमिली के साथ रह रहा है। एग्जम्पशन कंटिन्यू करना, और एग्जम्पशन में रिवर्स चार्ज कैसा, अगर सर्विसेज एग्जम्प्ट है तो रिवर्स चार्ज कैसा। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। ये लिख लीजिए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में सामने वाला रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, एग्जम्पशन मत देना, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। नॉर्मली मिस्टर ए फॉरवर्ड चार्ज में खुद जीएसटी पे करेगा। रजिस्ट्रेशन, एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट
वो 20 लाख 10 लाख देख लेगा अपना। डन, मतलब वही मिस्टर ए की लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन लेने वाली है या नहीं है, सेक्शन 22 वाली, और उसके हिसाब से फिर वो अपना जीएसटी का कंप्लायंस करेगा। अब सर एक और अमेंडमेंट का डिस्कशन कर लेते हैं। पेज नंबर 14 पे चलते हैं। सर पेज नंबर 14 6.14 पेज नंबर 14 पे आपको यहां पर क्लास के अंदर बताया कि जो हम लोग हाईवे, रोड और ब्रिज, नए नए रोड और नए नए ब्रिजेस को जब हम लोग यूज करते हैं, मेनली सिटी के बाहर जा रहे हैं, हाईवे पे हैं हम लोग, नए नए रोड को, या सिटी के अंदर जो है ना बाईपास रोड सब होते हैं, नई रोड आई है, बाईपास है, इससे जाने पे 15 मिनट के अंदर ही आप यहां पहुंच जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे। तो कभी कभी आप देखे होंगे वहां टोल कलेक्ट होता है रोड पे या ब्रिज में। तो जो गाड़ी वाले, हम और आप बाइक से और है ना कार से, 4 व्हीलर से जाते हैं और हमसे जो टोल लिया जाता है वो एग्जम्प्ट है और उसमें कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं है। सर एक और आपको पढ़ाया था यहां पे कि वो जो कंपनी है जिसने उस रोड को बनाया है, जो कंपनी है जिसने उस रोड को बनाया है, अब उस रोड को वो मेंटेन कर रही है और उसने मान लो स्टेट एजेंसी से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर अपनी जो NHAI है उससे इसने राइट ले रखा है कि ये रोड मैं बना रहा हूं और उसके बाद 15 साल 20 साल तक मैं क्या करूंगा, लोगों से इस पे टोल भी लूंगा। तो टोल तो यहां एग्जम्प्ट है, यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन एक और फैसिलिटी उसको मिलती है कि टोल मत लो, हम तुम्हें पैसा देंगे। NHAI बोलती है रोड बनाओ, ठीक है, और अगले इसके 20 साल तक मेंटेन भी करो, टोल मत लो, हम तुम्हें पैसा देंगे एन्युटी के नाम पे। टोल मत लो तुम पब्लिक से, पब्लिक के लिए फ्री कर दो। देखो पब्लिक से लिए पैसा तो टोल हो गया यहां पे, और उस पे जीएसटी नहीं है। जो कंपनी कंस्ट्रक्ट करती है, हाईवे वगैरह बनाती है, फिर उस पे टोल कलेक्शन का राइट ले लेती है 15-20 साल के लिए, उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम पब्लिक से टोल कलेक्ट मत करो, हम उसके बदले तुम्हें एन्युटी देते हैं। तो एन्युटी पहले एग्जम्प्ट थी, अब इसमें अमेंडमेंट आ गई है 1 जनवरी 2023 से ये जो एन्युटी मिलेगी इनको टैक्सेबल होगी। मतलब ऐसे समझो, रोड बनाने वाली मैं कंपनी हूं, मैंने रोड बनाई, हाईवे 200 किलोमीटर लंबा, 300 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया, ठीक। अब हाईवे पे आप जा रहे हैं, आप आएंगे, आपसे मैं टोल लूंगा, इस पे जीएसटी नहीं है। अब उसी हाईवे पे आप आ रहे हैं, ठीक, आपसे मान लो मैंने पैसे कम लिए या नहीं लिए, और उसके बदले पैसे मुझे कहां से मिल रहे हैं, नेशनल NHAI से मिल रहे हैं या स्टेट एजेंसी से मिल रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, एन्युटी के नाम पे। आपसे मिलता टोल के नाम पे, लेकिन अब गवर्नमेंट से मिल रहा है, ठीक है, NHAI से मिल रहा है या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एजेंसी से मिल रहा है एन्युटी के नाम पे। अब एन्युटी के नाम पे पैसा लेके हो सकता है मैं टोल चार्जेस आपका कम कर दूं या ना लूं, या ऐसे समझो टोल होना चाहिए था 100, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि हम हर साल तुम्हें एन्युटी देंगे 5-5 करोड़ का, तुम लोगों से 50 रुपया ही लो, 100 रुपया मत लो। सरकार भी तो चलानी है, सरकार ने बोला एन्युटी हमसे ले लो, लोगों को टोल फ्री कर दो या लोगों से टोल कम लो, लोग नाराज हैं, अगला सरकार गिर जाएगी। तो पहले क्या था, अमेंडमेंट से पहले ये दोनों एंट्री एग्जम्प्ट थी। अब क्या ध्यान रखना, सर रोड की एक्सेस लेने के लिए जो टोल देंगे उसमें एग्जम्प्ट है, और जो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी जो उस रोड को मेंटेन कर रही है उसको अगर कहीं से एन्युटी मिल रहा है, पब्लिक और यूजर से तो टोल मिलता है नहीं, किसी एजेंसी से, गवर्नमेंट से एन्युटी मिल रही है तो उसको आप क्या करना, एग्जम्प्ट कर देना। अच्छा ध्यान रखना, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पैसा मिल रहा है, तो सर अगर रोड की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई पैसा मिल रहा है तो वो कभी भी जीएसटी में एग्जम्प्ट था ही नहीं। इन दोनों पॉइंट में अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एन्युटी ले रहे हैं तब तो एग्जम्प्ट है ही नहीं। और ऐसे भी अब ये रोड एक्सेस से रिलेटेड कि रोड के इस पार से उस पार जाना है, ब्रिज के इस पार से उस पार जाना है, इसके लिए भी एन्युटी अब 1 तारीख से क्या हो गई है, टैक्सेबल हो गई है। तो प्लीज इस एंट्री का ध्यान रखना। क्या कहता है पेज नंबर 6.14 पॉइंट नंबर 22। अब ये जो है पॉइंट नंबर 22 ये हट गया, मतलब टैक्सेबल हो गया। कब से, 1 जनवरी 2023 से। क्या कहता है सर, एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज, जनरली ये बीओटी मॉडल पे रोड बनते हैं, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर,
मतलब एक कंपनी होगी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो इस हाईवे को बनाएगी, बिल्ड करेगी और इसको 15-20 साल तक ऑपरेट करके पैसा इकट्ठा करेगी, अपना खर्चा निकालेगी, टोल कलेक्शन, और फिर बाद में 15-20 साल के बाद ये गवर्नमेंट को दे देगी और गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, टोल फ्री कर देगी उसको। कोई भी नया हाईवे बनता है तो 15-20 साल तक टोल कलेक्ट होता है, उसके बाद गवर्नमेंट उसको फ्री कर देती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास उतने ही टाइम पीरियड होता है कि भैया तुम रोड बनाओ और अगले 15-20 साल तक तुम लोगों से टोल कलेक्ट करो। तो जब लोगों से टोल आ रहा है, नो जीएसटी ऑन टोल चार्जेस, लेकिन अब एनवीटी पे जीएसटी लगेगा। अब एनवीटी क्या है, कहां से आएगी, ये ध्यान रखना है कि एनवीटी कहां से आएगी, किसी स्टेट एजेंसी से आ सकती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आ सकती है। एनवीटी आएगी तो हम टैक्सेबल करेंगे और अगर टोल आएगा तो हम एग्जम्प्ट करेंगे। टोल कहां से आता है, एक्चुअल यूजर से। अच्छा, क्लास में एक चीज और बताई थी, टोल कलेक्शन एजेंसी होती है जो कमीशन पे टोल कलेक्ट करती है। इसके बाद भी एक और एजेंसी होती है जो टोल कलेक्ट करती है इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, उस पर जीएसटी लगेगा, ये क्लास के अंदर बताया हुआ है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी पैसा मिलेगा तो उसको आप ऑलवेज टैक्सेबल करना। यहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, रोड ब्रिज बन के तैयार है, उसको यूज करना है, रोड के इस पार से उस पार जाना है, ब्रिज के इस पार से उस पार जाना है, टोल मिल रहा है एक्चुअल यूजर से, बाइक वाले से, बस वाले से, कार वाले से एग्जम्प्ट। सरकारी एजेंसी से या हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिसका भी ये रोड का जिसके लिए भी मैंने काम किया, उससे एनवीटी मिल रही है, ये 31 दिसंबर तक एग्जम्प्ट थी, अब टैक्सेबल हो गई है। तो ये एक और अमेंडमेंट आपका हो गया। ठीक, डन। वीडियो रोक के लिख लिया इसको। इस एनवीटी को टैक्सेबल करना है कब से, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। सर अब हम लोग कहां चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे 6B1 से लेकर 6B6। जो 11th एडिशन की बुक आपके पास है उसमें ये पेजेस नहीं है। जो बुक अभी रिसेंटली हमने रिवाइज की है टेलीग्राम चैनल पे, उसमें ये पेज डाल दिए हैं, और जो आपको मैंने अमेंडमेंट बुकलेट इशू की है नवंबर-दिसंबर 2023 के एग्जाम के लिए, उसमें ये है। सर गवर्नमेंट ने कुछ सर्कुलर इशू किए, सीबीईसी ने सर्कुलर इशू करके कुछ क्लैरिफिकेशन दिए 16 पॉइंट्स पे। हमारे इस नोट्स में पॉइंट नंबर ABCD करते हुए P तक जा रहा है, इसको याद नहीं करना, इसकी रीडिंग रखनी है और 1-2 लाइन की समरी बना के कंक्लूजन तैयार करना है कि भाई जीएसटी एग्जम्प्ट होगा या नहीं फॉर 1 और 2 मार्क्स। तो परेशान आपको नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। हम इन 6 पेजेस का 6B1 से लेकर 6B6 तक की रीडिंग करेंगे। ठीक, इसके अंदर ABCD करते हुए टोटल 18-19 पॉइंट है। टोटल कितने पॉइंट है, 16 पॉइंट है इसमें, A से लेकर P तक। हम सब के लिए 1-1, 2-2 मार्क्स की तैयारी करेंगे, 1-1, 2-2 लाइन का कंक्लूजन तैयार करेंगे कि भैया ऐसी 1-2 लाइनें आई एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ी। सर हम लोगों ने क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, प्री स्कूल, स्कूल, इन सब में अगर फूड सप्लाई का काम होता है, मिड डे मील स्कीम का काम होता है, तो वहां जीएसटी एग्जम्प्ट है। अब मान लो एग्जाम में क्या वर्ड आ गया, आंगनवाड़ी। अब आंगनवाड़ी वर्ड पर्टिकुलर हम लोगों ने क्लास के अंदर नहीं पढ़ा, हम लोगों ने क्लास के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज को डिटेल्ड में डिस्कशन किया पॉइंट नंबर 59 की हेल्प से, पेज नंबर 6.26 में। पॉइंट नंबर 59 जो हमारे नोट्स में है। ये पॉइंट याद नहीं करना एग्जाम में, ये तो क्लास में रेफरेंस ले रहा हूं। सर पेज नंबर 26 पे एजुकेशनल सर्विसेज के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन किया, और यहां पर बात की हम लोगों ने कैटरिंग की सर्विसेज अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दी जाएगी, इंक्लूडिंग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन से वाले हैं, प्री स्कूल या फिर अप टू 10+2 वाले, उनको अगर कैटरिंग की सर्विसेज दी जाएंगी, या फिर मिड डे मील स्कीम में अगर खाना उनको सप्लाई किया जाएगा, तो जीएसटी है या नहीं है, तो नहीं है। अब एग्जाम में क्या आया, आंगनवाड़ी, हो गए कंफ्यूज। तो हमें अब आज की क्लास में ये 2 लाइन का एक कंक्लूजन करना है एग्जाम के लिए। क्या कि सर्विंग ऑफ फूड टू आंगनवाड़ी विल ऑल्सो बी कवर्ड बाय द सेड एग्जम्पशन वेदर स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट और थ्रू द डोनेशन फ्रॉम कॉर्पोरेट्स। सर कॉर्पोरेट के डोनेशन से या गवर्नमेंट की सब्सिडी और ग्रांट से खाना सप्लाई करने का काम मैं करता हूं, मैं कैटरर हूं और मैं खाना सप्लाई करने का काम करता हूं। कहां, आंगनवाड़ी में।
अब आंगनवाड़ी को क्या कहा जाता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, आंगनवाड़ी प्रोवाइड्स प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इट इज वेल कवर्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन। अब क्लास में क्या पढ़े, प्री स्कूल, एग्जाम में क्या आया, आंगनवाड़ी, तो ये हेल्प करेगा आपको कि अरे आंगनवाड़ी पर तो जीएसटी नहीं है अगर फूड सप्लाई का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये प्री स्कूल कैटेगरी है। बस ऐसी लिंकिंग करनी है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है उसमें थोड़ा एक दो लाइन का मॉडिफिकेशन एडिशन करना है। ठीक है, रेडी है सर? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम हर पॉइंट पे देंगे। पॉइंट है तो टाइम लगेगा, लेकिन रिवीजन देखो, पढ़ने में जो टाइम लगे, ठीक है, रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा। और नया है, 6 पेज याद करना है, ऐसे नहीं डरना है आपको। ठीक है, आ जाइए फटाफट इस नोट्स में। बगल में मैं रेफरेंस देता जाऊंगा, बगल में हर पॉइंट पर मैं रेफरेंस देता जाऊंगा कि मेरी बुक में जो आपके पास 11th एडिशन की जीएसटी बुक है, उस बुक के कौन से पॉइंट, कौन से पेज नंबर से रिलेटेड ये क्लैरिफिकेशन है। ठीक है, तो ये आपको सहूलियत रहेगी, फटाफट क्लास के अंदर ही रिकॉल हो जाएगा। खाली बस बुक सामने में रख लो आप। सर आप बुक सामने में रख लो, अमेंडमेंट की बुकलेट या पीडीएफ सामने में रख लो, मेरी बुक आपके पास होनी चाहिए। जब आप ये अमेंडमेंट्स देखो, ये जो अमेंडमेंट्स आप अभी पढ़ेंगे, ये वाली आपने अपनी जो रेगुलर क्लास है वो खत्म कर ली हो। सर मैंने रेगुलर क्लास में एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ लिया है, ये अमेंडमेंट है ना। अमेंडमेंट कब काम आएगी, जब आपने रेगुलर क्लास में इस चैप्टर को पढ़ लिया है। ठीक, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने रेगुलर क्लास में एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ा हुआ है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं या कहीं भी किसी भी टीचर के स्टूडेंट हैं, आपको एग्जम्पशन चैप्टर की नॉलेज है। उसके बाद अब इस अमेंडमेंट को डिस्कशन करेंगे तो ये मैच करेगा। मान लो आपने अभी तक एग्जम्पशन चैप्टर मेरा पढ़ा ही नहीं है, जो मैंने बुक दी, जो मैंने क्लास दी, या किसी भी टीचर के अगर आप स्टूडेंट हैं वहां आपने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो फिर ये अमेंडमेंट आपके किसी काम का नहीं। तो ध्यान रखना, अमेंडमेंट का मतलब है वो चैप्टर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए रेगुलर क्लास में। पांच मिनट का ब्रेक लेना है तो ले लीजिए। आइए सर डिस्कस कर लें। ब्रेक आपने अगर लेना है तो ले लिया। सर पेज नंबर 6.26 में एजुकेशनल सर्विसेज के पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई भी सर्विसेज दे अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को, तो बिना किसी कंडीशन के ये एग्जम्प्ट होगी। अब चाहे इसमें स्कूल की फी हो, खाना पिला खिलाने का जो कैंटीन का चार्जेस हो वो, या फिर बस की सर्विसेज हो वो, है ना। सर्विसेज कौन दे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी और स्टाफ को। और इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो तीनों आएंगे, है ना। 3 तरीके की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, 3 कैटेगरी क्लास में बात हुई थी। एक कैटेगरी है प्री स्कूल +2 तक की, एक कैटेगरी है आपकी क्वालिफिकेशन कोर्स रिकॉग्नाइज बाय लॉ, और एक है वोकेशनल कोर्स, है ना सर। उसके बाद यहां पर बात आई थी एग्जामिनेशन फी को लेके, एंट्रेंस एग्जाम्स की फी को लेके। और यहां पर बात जो है सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट, यहां मैंने 3 हिस्से कर रखे हैं। आप यहां पे सर्विसेज ले रहे हो, बीइंग अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इन दोनों में क्या आप सर्विसेज दे रहे हो तो एग्जम्प्ट, और इसमें क्या है आप सर्विसेज ले रहे हो तो एग्जम्प्ट। आप सर्विसेज ले रहे हो तो देखना पड़ेगा कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कौन सी कैटेगरी हो। जो पहली कैटेगरी है जिसमें प्री स्कूल और अप टू 12th तक हम लोग बात करते हैं, उसमें ये सारी सर्विसेज अगर जो कोई दे रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। धीरे धीरे ये कम होती जा रही हैं। जैसे वो जो आपका रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, जैसे एमबीए है, आईआईटी है, इन सब की बात हो रही है तो वहां 2 ही सर्विसेज एग्जम्प्ट है अगर आप लेते हैं। अगर आप वोकेशनल कोर्स की बात करें तो वहां 1 ही सर्विसेज है जो एग्जम्प्ट है, यहां पर 4 हैं। तो आपने क्लास में क्या पढ़ा है, आपने क्लास में पढ़ा है कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देती है तो एग्जम्प्ट, और किसी से ले रही है यानी आउटसोर्स कर दिया। हमने एक ट्रेवल एजेंसी को, मान लो मैं स्कूल हूं और मैं एक ट्रेवल एजेंसी को हर महीने 5 लाख रुपया देता हूं कि भाई तुम ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो, ट्रेवल एजेंसी, तुम हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ को लाने ले जाने का काम करोगे।
तो वो सर्विसेज जो हम ले रहे हैं उस पे भी जीएसटी नहीं है। ऐसे ही कैटरिंग, जो हम कैटरिंग की सर्विसेज ले रहे हैं, अगर हम प्री स्कूल हैं और अगर हमारी स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है और खिलाने पिलाने के लिए अगर हम कैटरिंग की सर्विसेज ले रहे हैं, अब सुनो ध्यान से, ये कैटरिंग की सर्विसेज प्राइवेट कैटरर भी हो सकता है, राइट, जिसको हम मान लो प्रॉपर रुपए देंगे, और ये सब्सिडाइज्ड भी हो सकता है, लाइक मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट। सर ये कैटरर सब्सिडाइज्ड फूड दे रहा है या नॉर्मल रेट पे दे रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, ये कैटरर सब्सिडाइज्ड फूड भी दे सकता है बिकॉज इट इज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, और मे बी इट इज डोनेटेड, यानी यहां पर डोनेशन मिला होगा इस कैटरर को किसी कॉर्पोरेट से, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, सीएसआर एक्टिविटी। सीएसआर एक्टिविटी में एक कंपनी ने कैटरर को पैसे दिए कि तुम दाम कम करके 50 रुपए की चीज 10 रुपए में, 100 रुपए की चीज 20 रुपए में करके तुम खाना खिलाओ स्कूल में जाके। तो पॉइंट आया कि ये जो यहां पर खाना खिलाने का काम है, इसमें अगर कोई प्राइवेट कैटरर हो जो नॉर्मल रेट पे पैसे चार्ज कर रहा है, क्या वहां भी जीएसटी नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अगर ये कैटरिंग की सर्विसेज किसको दी जा रही हैं? प्री स्कूल को या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहां पर 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है। अच्छा, वो कैटरिंग के अलावा कौन सी स्कीम हो सकती है? मिड डे मील स्कीम भी हो सकती है जहां पे गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है। वो कोई सीएसआर एक्टिविटी भी हो सकती है जहां कोई कॉर्पोरेट डोनेशन भी मिल रहा है, और स्कूल में वो आंगनवाड़ी स्कूल भी हो सकता है। बस इतना तुमको ध्यान रखना है। क्या कहता है? The issue which arose for the consideration as to whether the serving of food in a school under a midday meal scheme would be exempt if such supply are funded by government grant or funded by or run by a corporate donation। बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्कूल पे कंडीशन है कि स्कूल जो कैटरिंग की सर्विसेज ले रहा है। सर, ये जो कैटरिंग में एक और कैटरिंग आती है, मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लो स्पॉन्सर्ड नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से ये कैटरिंग कोई प्राइवेट कैटरर है जो कि स्कूल में बच्चों को खाना खिलाने का काम करता है और स्कूल से 5-10 लाख रुपए पर मंथ लेता है। सर, कोई भी कैटरर हो, स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट और से कॉर्पोरेट डोनेशन पे रन कर रहा हो वो कैटरर, और या फिर मिड डे मील स्कीम जो यहां लिखा हुआ है, खाली कंडीशन क्या है? स्कूल वाली कंडीशन है। मान लो कोई वोकेशनल ट्रेनिंग वाली इंस्टीट्यूट हो, तो फिर ये कैटरर की सर्विसेज अगर हम किसी से ले रहे हैं तो ये क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। सिर्फ स्कूल पे कंडीशन है, कैटरर कोई भी हो सकता है। कहता है एनी कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर एग्जम्प्ट, और ये प्री स्कूल पे भी एप्लीकेबल है और किसी भी तरीके के फूड पे एप्लीकेबल है, एनी फूड। कहता है आंगनवाड़ी भी एक प्री स्कूल है, हेंस आंगनवाड़ी को भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कह सकते हो अंडर द कैटेगरी ऑफ प्री स्कूल, और अगर इसे भी खाना मिल रहा है तो फिर एग्जम्प्ट होगा। अब चाहे वो खाना जो कैटरर है वो गवर्नमेंट फंडेड हो या फिर कॉर्पोरेट डोनेशन पे चल रहा हो, और या फिर नॉर्मल रेट पर वो कैटरिंग करवा रहे हो। मान लो मैं आंगनवाड़ी स्कूल चलाता हूं और एक कैटरर हमारे यहां बच्चों को खाना खिलाता है, और वो कैटरर जो खाना खिलाता है वो नॉर्मल रेट पे खाना खिला रहा है, स्पॉन्सर्ड हो तब तो सस्ते में खाना खिलाए, ठीक है। बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल हो, स्पॉन्सर्ड हो, ग्रांट पे चले, डोनेशन पे चले, जीएसटी नहीं लगेगा कैटरिंग की सर्विसेज में। अच्छा, कैटरिंग का काम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुद कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का खुद का किचन है, तब तो पहले नंबर पॉइंट पे कवर्ड है और एग्जम्प्ट है, और यहां तीनों तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कवर्ड है, ठीक। और अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का खुद का कैंटीन नहीं है, वो बाहर से खाना खिला रहे हैं, बाहर से कैटरर खाना का सप्लाई कर रहा है, तो ठीक है, तब भी एग्जम्प्ट है। खाली स्कूल में कंडीशन आ गया, प्री स्कूल होना चाहिए, आंगनवाड़ी भी चलेगा, या फिर स्कूल जहां पे 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है, और यहां पे अब वो मिड डे मील स्कीम हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट ग्रांट पे चल रहा हो कैटरिंग या नहीं, या कॉर्पोरेट डोनेशन पे चल रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी एग्जम्प्ट है। इतना तुमको ध्यान रखना है। तो एक नई बात पता चली, कैटरर प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट फंडेड भी हो सकता है सर्विसेज, कॉर्पोरेट डोनेशन पे भी चल सकता है, आंगनवाड़ी स्कूल भी कवर्ड है। अब चलिए इसके लिए, सर इसके लिए तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लास के अंदर ही बताया है कि एनवीटी में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी नहीं आती। अगर आपको
रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पैसा मिल रहा है तो उस पे कोई जीएसटी का एग्जम्पशन नहीं है। और अब तो ये पॉइंट नंबर 22 को भी एलिमिनेट कर दिया है, यानी एनवीटी रोड के एक्सेस से रिलेटेड हो या रोड के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, आपको टैक्स करके आना है। सर पॉइंट नंबर सी के लिए वापस हम इसी पॉइंट 59 पे चलते हैं। क्या बात हुई है यहां पे आपके साथ क्लास के अंदर? यहां पर बात हुई है क्या कि अगर सर्विस कौन दे रहा है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। किसको? अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को। अब इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्कूल भी आ सकता है, कॉलेज भी आ सकता है। ठीक सर, कभी कभी जो एग्जाम लेने का काम है वो बोर्ड करती है, सीबीएसई बोर्ड, और वो बच्चों से फीस भी कलेक्ट करती है, राइट? तो उसकी बात क्लास के अंदर यहां पे हुई है, पेज नंबर 27 पे, यहां पे नोट ए में, कि अगर मान लो आप स्कूल नहीं हो, कोई कॉलेज नहीं हो, क्या हो आप? बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। तो कहता है सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और जीएसटी से बाहर कर सकते हैं, हाँ, लेकिन सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए। किस चीज के लिए? फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ अ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू स्टूडेंट्स। सर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड बच्चों के एडमिशन से रिलेटेड एग्जाम्स लेती हैं। सर एडमिशन से रिलेटेड हो गया या फिर उसके रिजल्ट से रिलेटेड हो गया, जैसे 10वीं का एग्जाम है, 12वीं का एग्जाम है, तो सर ये लोग क्या करते हैं? एग्जामिनेशन फी लेते हैं। क्या कहता है? दीज आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बट फॉर ओनली लिमिटेड पर्पस। क्या है वो पर्पस? फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ अ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट। इसके अलावा और कौन सी सर्विसेज देते हैं? तो सर आपने कभी कभी सुना होगा कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो किसी बोर्ड से एफिलेटेड है। मैं एक स्कूल में पढ़ता हूं, उस स्कूल ने सीबीएसई से लाइसेंस ले रखा, एफिलेशन, यानी सीबीएसई रजिस्टर्ड स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं। तो इस रजिस्ट्रेशन का, एफिलेशन का ना, ये बोर्ड स्कूल वालों से पैसा लेते हैं, उस पे जीएसटी लगेगा। ये क्लैरिफिकेशन आई है इसके अंदर। कहता है जो सेंट्रल और स्टेट बोर्ड हैं, क्या इनकी हर तरह की सर्विसेज एग्जम्प्ट हैं? ये तो बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। तो नहीं, सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड सर्विसेज एग्जम्प्ट है। क्या कहता है? जीएसटी सर्कुलर क्लैरिफाइज दैट taxability of various services supplied by central or state board such as National Board of Examination. These services includes entrance examination on charging of a fee for admission to educational institute. Exempt है ये। इसके लिए आप इनपुट सर्विसेज भी लेते हैं, इनपुट सर्विसेज फॉर कंडक्टिंग सच एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर स्टूडेंट। हम मान लो मैं बोर्ड हूं और हम बच्चों का एग्जाम दिला के उनकी रैंकिंग के हिसाब से उसका स्कूलों में दाखिला करवाएंगे। बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 50 स्कूल हैं उसके अंदर में, अब किस स्कूल में बच्चा को पहले प्रेफरेंस मिलेगा, ये एंट्रेंस एग्जाम्स होगा। उसके अलावा ये हम सर्विसेज कभी कभी आउटसोर्स भी कर देते हैं, तो ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगी। किस कैटेगरी में? यहां पर आके ये वाली सी पॉइंट में, इसके अंदर सर्विसेज रिलेटिंग टू द एडमिशन एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूट, है ना? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा बोर्ड आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बट फॉर लिमिटेड पर्पस फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। लेकिन बोर्ड और भी सर्विसेज देती हैं, जैसे कि एक्रीडिटेशन, सर वही एफिलेशन, रजिस्टर्ड करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, या कोई और सर्विसेज। कहता है एक्रीडिटेशन of educational institutes or professional so as to authorize them to provide their respective services. सर हम लोग स्कूल को ऑथराइज करते हैं, ये बोर्ड स्कूलों से पैसे लेके उनको ऑथराइज करते हैं कि तुम जाओ सीबीएसई की पढ़ाई पढ़ाओ। तो अब उस ऑथराइजेशन के लिए अगर कोई पैसा लिया जा रहा है तो फिर वो टैक्सेबल होगा, उसमें एग्जम्पशन नहीं है। कहता है एनबीई, ऊपर जो वर्ड था नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू कोर्स इंक्लूडिंग डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड एंड फेलो ऑफ नेशनल बोर्ड, प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज एंड करिकुलम फॉर पीजी मेडिकल स्टडीज, होल्ड एग्जामिनेशन इन ग्रांड डिग्री एंड डिप्लोमा एंड अदर academic distinctions. It carries out all the functions as normally carried out by the central or state education board and thus a central education board. सर क्लास के अंदर क्या पढ़े हम? क्लास के अंदर यहां पर पढ़े कि जो बोर्ड होते हैं सेंट्रल और स्टेट एजुकेशन बोर्ड, इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहा जाता है। फिर बात आई कि सर सुना है ऐसा ही काम कौन करते हैं? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ऐसा ही काम कौन करते हैं? डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड। ऐसा ही काम कौन करते हैं? फेलो ऑफ नेशनल बोर्ड। क्या हम इन्हें भी
स्टेट और सेंट्रल बोर्ड की तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहेंगे? हाँ, इन्हें भी आप एजुकेशनल बोर्ड कह सकते हो, इन्हें भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कह सकते हो। एनबीई इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बट ओनली फॉर लिमिटेड पर्पस। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ये जो नेशनल बोर्ड ऑफ आपका ये है एग्जामिनेशन, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, क्या इस पे ये जो एग्जाम लेने वाला काम करते हैं, बच्चों से फीस इकट्ठा करना, उनके एग्जाम्स लेना और उसको सीट्स अलॉट करना कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, या उनको हायर क्लास में प्रमोट करना, क्या इस पे जीएसटी है? तुमको बोलना नहीं है, क्योंकि इन्हें भी फॉर लिमिटेड पर्पस क्या बोला गया? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इस एग्जामिनेशन एंट्री के लिए। वही बात यहां लिखी हुई है, देयरफॉर एनबीई इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन सो फार एज इट प्रोवाइड सर्विसेज बाय वे ऑफ अ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट। सर, स्टूडेंट्स का जो प्रमोशन वाला एग्जाम होता है कि तुम इस लेवल से अब हायर लेवल पे जाओगे, वो वाला एग्जाम भी, और या फिर एडमिशन से रिलेटेड एग्जाम्स भी। कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए एक नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट बनी हुई है, उसका फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, पास कीजिए, रैंकिंग के हिसाब से तुमको फिर आगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिलेगा, तो उसकी सर्विसेज भी एग्जाम्ड है। ओवरऑल अब एग्जाम्स के लिए क्या ध्यान रखना है? जीएसटी इज एग्जाम्ड, ये यहां से लेकर यहां तक अब आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। रटना नहीं है किसी भी चीज को, लाइन बाय लाइन ही याद रखना है। ये चीज एग्जाम में लिखी हुई मिलेगी, तुमको खाली बताना है जीएसटी में एग्जाम्ड है या नहीं है। कहता है जीएसटी इज एग्जाम्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट बोर्ड इंक्लूडिंग बोर्ड सच एज एनबीई बाय वे ऑफ अ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिलेटिंग टू द एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। Therefore, GST shall not be applicable to any fee or amount charged by such board for conduct of examination, including entrance examination. Examination कैसा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में जाने वाला सर तीसरी से चौथी में जाना है से, सर +2 से कॉलेज में जाना है उसका वाला एग्जाम्स, कॉलेज में फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर वाला एग्जाम्स, और या फिर कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड एग्जाम्स। और अगर आप इस एग्जाम से रिलेटेड कोई इनपुट सर्विसेज ले रहे हैं तो वो भी एग्जाम्ड है, जैसे कि एडमिट कार्ड प्रिंट करवाना, रिजल्ट अनाउंस करवाना, सेंटर को है ना, सेंटर की बुकिंग लेना। भाई मुझे एग्जाम दिलाना, अब सेंटर चाहिए, सेंटर तुम्हारे पास है तो तुम मुझे सर्विसेज दोगे, सेंटर प्रोवाइड कराओगे, मैं बच्चों से फीस लूंगा, बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, तो वो सर्विसेज भी एग्जाम है, इनपुट सर्विसेज। बट अदर सर्विसेज जहां पर हम लोगों से रजिस्ट्रेशन फी लेते हैं, एक्रीडिटेशन फी लेते हैं, सर स्क्रीनिंग मतलब बेसिकली हम आपको लाइसेंस देते हैं कि आप अपना सेंटर रन करो। मान लो तुम मेडिकल कॉलेज रन करना चाहते हो और उसका एफिलिएशन फी लेके हम तुम्हें अप्रूव्ड करते हैं कि हाँ तुम यूजीसी अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, जाओ तुम इंजीनियरिंग कॉलेज चलाओ, जाओ तुम मेडिकल कॉलेज चलाओ, मैं सीबीएसई हूं तुमको अप्रूव कर दिया, जाओ तुम सीबीएसई अप्रूव्ड स्कूल चलाओ। सर इन सब को आपको क्या करना है? टैक्स करना है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखना यहां पे, जैसे कैटरिंग की बात हुई थी, कैटरिंग की बात हुई थी यहां पे, तो कैटरिंग सिर्फ सी में है, डी और ई में नहीं है। लेकिन ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स वाली बात है ना, वो तीनों पॉइंट में है। यानी ये जो 3 कैटेगरी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की 3 कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी में सर एग्जाम्स से रिलेटेड अगर आप सर्विसेज खुद दे रहे हैं और या फिर आप किसी से ले रहे हैं एडमिशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो तीनों कैटेगरी में एग्जाम्ड है। आप ई पॉइंट पढ़ लो, ये तीसरा नंबर वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है डेफिनेशन में, ये सर्विसेज ले रहा है एग्जाम से रिलेटेड। यहां भी देखिए ये एग्जाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड सर्विसेज ले रहा है, यहां भी देखिए ये एडमिशन से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड सर्विसेज ले रहा है। मान लो मेरे कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहा है, मैं कॉलेज चलाता हूं और मैं कॉलेज मेरा एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहा है, उसके लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट करवाना है, तुमसे करवा रहा हूं, तुम पैसे लोगे, तुमसे मैं रिजल्ट का प्रिंट आउट लगा रहा हूं, तुमसे मैं 2-4 सेंटर ले रहा हूं जहां पर बच्चे बैठ के एग्जाम दे सकेंगे, इनपुट में सर्विसेज लिया है ना, क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग का, रिजल्ट की प्रिंटिंग का, रिजल्ट की अनाउंसमेंट का, सेंटर हायर किए तुमसे, सब एग्जाम्प्ट होता चला जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुद ये सब मैनेज करे और बच्चों से फीस ले, एग्जाम्प्ट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बच्चों से फी ले ली है एंट्रेंस के नाम पे, और अब दूसरों से व्यवस्था करवा रही है कि तुम क्वेश्चन पेपर प्रिंट करके लाओ, तुम रिजल्ट प्रिंट करके लाओ, तुम मुझे सेंटर दो, मुझे 50 सेंटर चाहिए 50 सिटी में, जहां हम 200-200 बच्चों को बैठा के एग्जाम ले सकें। तो जो सेंटर वाला पैसे चार्ज करेगा ना, उस पे भी जीएसटी नहीं है। और अब स्कूल कॉलेज के अलावा ये काम बोर्ड्स भी करते हैं,
सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड, इंक्लूडिंग यहां पर जो नाम है एनबीई, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, सर इन पे भी जीएसटी नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट सर, अगला पॉइंट डायरेक्ट है, गारंटी लोन से पॉइंट रिलेटेड हमने पॉइंट नंबर 93 में क्लास के अंदर पढ़ा और वो वही है बेसिकली। हम चलते हैं पहले 93 नंबर पॉइंट में। हमने यहां क्या पढ़ा? 93 नंबर पॉइंट, पेज नंबर 42 में हमने 93 में क्या पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपने अंडरटेकिंग को बैंक से बोलते हैं जाओ लोन ले आओ 100 करोड़ 500 करोड़ और हम बैंक को हम गारंटी देते हैं। मान लो मैं स्टेट गवर्नमेंट हूं और मेरी कोई अंडरटेकिंग है, स्टेट गवर्नमेंट रन, मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई भी बिजनेस जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, है ना। स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रन कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई बिजनेस कर रही है, 500 करोड़ का लोन चाहिए, अब वो बैंक में जाती है लोन लेने के लिए। तो बैंक वाला लोन क्यों देता है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने उनको गारंटी दे रखी है और ये गारंटी का ना फिर वो जो अंडरटेकिंग है, वो जो पीएसयू है, वो फिर गारंटी का कमीशन देती है, रुपये देती है। मैं तुम्हें गारंटी दूंगा सामने वाले के लिए, तो सामने वाले मुझे गारंटी की फी देता है, इस फी पे जीएसटी नहीं है। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ था स्टेट गवर्नमेंट के केस में भी अगर वो लोन की गारंटी देता है बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपनी अंडरटेकिंग और पीएसयू के लिए, तो इस गारंटी फी पे, भाई मैं गवर्नमेंट हूं और मैंने अपनी अंडरटेकिंग के लिए बैंक को गारंटी दी है लोन दो, तो जो वो अंडरटेकिंग जो लोन लेती है वो उधर देती है इंटरेस्ट और मुझे देती है फी, गारंटी दी है ना, तो मैं फी भी चार्ज करूंगा, इस फी पे जीएसटी नहीं है, अब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। और उसी चीज का यहां पे क्लैरिफिकेशन है कि ये जो जीएसटी की बात है, ये गारंटी कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है तब, या स्टेट गवर्नमेंट भी चलेगा? स्टेट गवर्नमेंट भी अगर अपने अंडरटेकिंग के लिए बैंक से लोन दिलवा रहा है उनको और बदले में गारंटी दे रहा है, तो जो गारंटी दे रहा है उस गारंटी पर अगर कोई पैसा लिया जा रहा है, ऑब्वियसली बात है ये पैसा मैं अपनी अंडरटेकिंग से लूंगा। होता है सर ऐसा? यस। गवर्नमेंट की एक अंडरटेकिंग है, मान लो गवर्नमेंट की उसमें 70% होल्डिंग है, 30% किसी दूसरे की है, अब उस अंडरटेकिंग को बैंक से लोन चाहिए 500 करोड़ का, तो बदले में गवर्नमेंट गारंटी देती है। तो गवर्नमेंट गारंटी देती है तो उसका गारंटी का एक कमीशन होता है, एक फी होता है, तो वो फी वो अंडरटेकिंग मुझे देगी, तो उस फी पे जीएसटी नहीं है। अच्छा, लोन के इंटरेस्ट पे भी जीएसटी नहीं है, वो तो क्लास के अंदर आप पढ़ते हैं, इंटरेस्ट पे कोई जीएसटी नहीं होता, लोन के इंटरेस्ट पे तो कोई जीएसटी नहीं होता, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्शन है, क्लास के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, तो इस पॉइंट में उतना ज्यादा दम नहीं है। आगे आइए सर, एक कोचिंग सेंटर है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट से पैसा लेके और वो फिर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी को ट्रेनिंग देती है, लेकिन यहां सारा पैसा किससे आ रहा है? गवर्नमेंट से। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग कोचिंग सर्विसेज सप्लाइड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड एनजीओ अंडर द सेंट्रल स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। सर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डिसेबल हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग पे जो खर्चा आ रहा है वो सरकार उठा रही है। तो हमने डिसेबल बच्चों को पढ़ाया, हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है और हम एनजीओ है, और उसका पैसा पर स्टूडेंट, मान लो हमने 100 बच्चों को इस महीने पढ़ाया, तो हर बच्चों का 10-10 हजार रुपए हमें मिला, तो वो जो 10 हजार रुपए हमें मिल रहा है, हम चला रहे हैं कोचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के डेफिनेशन में नहीं आ रहे से। ये एक नॉर्मल एक कोचिंग सेंटर, एक एनजीओ, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं और वो सेंट्रल स्कीम में पढ़ रहे हैं, यानी गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है ट्रेनिंग देने का, पढ़ाने का, तो इसके लिए जीएसटी एग्जम्पशन है। पॉइंट नंबर 102 में चलते हैं, पेज नंबर 43 में पढ़े हैं क्लास के अंदर, यहां ये इसमें पेज नंबर 6.43 में, यहां पर पॉइंट नंबर 102 में, अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका कम से कम 75% खर्चा कौन उठा रही है? गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, तो फिर उस पर जीएसटी नहीं है। ठीक सर, यहां तो 100% खर्चा कौन उठा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। टोटल एक्सपेंडिचर इज बॉर्न बाय द गवर्नमेंट, तो एग्जम्पशन हम क्यों नहीं देंगे? सर जनरली कोचिंग सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं होते हैं, राइट? लेकिन हमने क्लास में क्या पढ़ा? मान लो मैं हॉबी की क्लासेस चला रहा हूं और मैं इंडिविजुअल हूं, तो शुरू में ही पढ़े नोट्स के अंदर एग्जम्पशन। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? कम से कम 75% अगर खर्चा कौन उठा रही है? गवर्नमेंट।
यानी 100 रुपए के खर्चे में हमने 20 रुपए बच्चे से लिया और 80 रुपए गवर्नमेंट से लिया, तो वो जो 80 रुपए उस पर जीएसटी नहीं है। सर यहां तो पूरे 100 रुपए हमें मिल रहे हैं, किससे? गवर्नमेंट से। सर इस पे जीएसटी नहीं है। क्लैरिफिकेशन। तो इतनी छोटी सी बात आपको याद रहनी चाहिए। टोल प्लाजा, अभी थोड़ी देर पहले बोले टोल प्लाजा पे जीएसटी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, टोल प्लाजा में टोल चार्जेस हम लोग डबल लेते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले के पास फास्टैग नहीं है। फास्टैग वो ऑटोमेटिक, तुम अपनी गाड़ी पर एक है ना वो एक स्टिकर लगा लो, ऑटो तुम्हारा कट हो जाएगा बैलेंस और तुम अपनी गाड़ी स्मूथली निकाल लोगे। और वो बहुत जगह टोल पे बोलते हैं अगर तुम्हारे पास फास्टैग नहीं है तो फिर तुमको टोल चार्ज 200 है तो 400 देने पड़ेंगे, 400 है तो 800 देने पड़ेंगे। और बहुत जगह तुम घूमने जाओगे तो टोल से पहले ही वो फास्टैग बेचने वाली कंपनियां तुम्हारा वो काउंटर लगा के कि आगे टोल आ रहा है, फास्टैग खरीद लीजिए। तो अगर मेरे पास फास्टैग है तो ठीक, लेकिन फास्टैग नहीं होता है तो टोल वाले डबल पैसा लेते हैं पेनल्टी के तौर पे कि भाई तुमको अगर डबल नहीं देना है तो जाके फास्टैग बनवा लो। फास्टैग इज समथिंग कैशलेस ट्रांजिट, तुमको पैसे देने की जरूरत नहीं है, एक स्टिकर लगा हुआ है और उसको वो मशीन रीड करती है, बैलेंस कटता है और निकल जाती है तुम्हारी गाड़ी। फास्टैग नहीं है तो तुम डबल टोल चार्ज दोगे। तो सर जो एक्स्ट्रा टोल चार्ज दिया क्या उस पे जीएसटी? उस पे भी नहीं होगा। ये वाला पॉइंट कहता है ओवरलोड। एक ट्रक का टोल चार्ज है 400 रुपए, लेकिन ट्रक ओवरलोड है, ट्रक पर ज्यादा माल है, तो टोल वाले चार्ज फिर बढ़ा देते हैं, ओवरलोड चार्ज बोल के अलग से लेते हैं। तो क्या उसको भी हम लोग टोल चार्ज बोल के एग्जम्प्ट कर सकते हैं? तो प्लीज एग्जाम के लिए ध्यान रखना, सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा। टोल चार्जेस पर जीएसटी नहीं है। अब तुम हायर टोल चार्जेस ले रहे हो, क्यों? बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग, बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग, या फिर बिकॉज ऑफ की फास्टैग नहीं है, ऑटोमेटिक क्लियरेंस वाला जो कंप्यूटराइज टैग है वो नहीं है और तुमको एक्स्ट्रा टोल चार्जेस देने पड़े। तुम्हारा ट्रक ओवरलोडेड है, एक्स्ट्रा टोल चार्ज देने पड़े। सर टोल चार्जेस नॉर्मल हो या एक्स्ट्रा हो, है तो टोल चार्जेस ही, जीएसटी नहीं लगेगा। ये पॉइंट अच्छा है, एग्जाम की रात में इसको देख लेना, याद नहीं करना है। दो बातें ध्यान रखनी है, टोल चार्जेस एडिशनल लिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी ओवरलोडेड है, ये भी एग्जम्प्ट है। टोल चार्जेस एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो फास्टैग नहीं है। ठीक है, फास्टैग है तो फास्टैग से बैलेंस कटेगा, नहीं है तो टोल चार्जेस डबल दो, एक्स्ट्रा पे भी जीएसटी नहीं है। अगला पॉइंट सर, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रेंटिंग। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 14 पॉइंट नंबर 20 पे। पेज नंबर 14 पॉइंट नंबर 20 है ना, एग्जाम्शन के ही नोट्स में। यहां पे पेज नंबर 14 में यहां पर बात थी गिवन ऑन हायर। सर हायरिंग और रेंटिंग, सर क्वेश्चन एग्जाम में आया कि मैंने रेंट पर दिया है व्हीकल। हमने क्लास में पढ़ा कि अगर आप हायर पे व्हीकल देते हो, उससे मेरे पास एक बस है और मैं बस को किराए पर देता हूं, किसको? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। मेरे पास एक ट्रक है, वो मैंने ट्रक किराए पर दी है, किसको? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, तो जीएसटी नहीं है ना। सर जीटीए पे जीएसटी है, लेकिन ट्रक मैंने जीटीए को दी है किराए पर चलाने के लिए, तो मेरे ऊपर जीएसटी नहीं है। तो ये हायरिंग में रेंटिंग आएगा क्या? तो वो ये क्लैरिफिकेशन है यहां से यहां तक में कि दिस एंट्री गिवन ऑन हायर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हायरिंग के जगह रेंटिंग, कि मैंने बस रेंट पर दी है, किसको? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। अब बस रेंट पे दो या हायर पे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी तरीके से अगर तुमने इनको व्हीकल दी है, अगर यहां कवर्ड है तो फिर जीएसटी एग्जम्प्ट है। वही पॉइंट यहां क्लैरिटी दे रहा है कि गिविंग ऑन हायर इंक्लूड्स रेंटिंग ऑफ व्हीकल, रेंटिंग ऑफ व्हीकल। चलिए सर अगला पॉइंट उसी बात को लेके हैं कि सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पढ़ाने के पैसा लेती हैं, लेकिन उसके साथ साथ सुना है ये एडमिशन फी भी लेती है, ये कभी कभी सर्टिफिकेट इशू करने का, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने का भी पैसा लेती हैं। मैं एक स्कूल में पढ़ता हूं, स्कूल से मैं ट्रांसफर ले रहा हूं, तो स्कूल ट्रांसफर करते समय देखो स्कूल में पढ़ रहा हूं तो पढ़ाई के पैसे दिए, उस पर जीएसटी नहीं है। लेकिन कभी कभी स्कूल वाले ना कुछ सर्टिफिकेट इशू करते हैं, स्कूल हम छोड़ के जाते हैं तो
उसका भी वो पैसा लेते हैं, लाइक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करके देना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करके देना, ताकि आगे हमें दाखिला मिल सके। तो इन सब के जो पैसे लेती हैं स्कूल कॉलेज, क्या उस पे जीएसटी है? आंसर इज नहीं, नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है। कहता है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन एप्लीकेशन फी चार्ज फॉर एंट्रेंस, नहीं है जीएसटी। और फी चार्ज फॉर इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन, नहीं है जीएसटी। तुम हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, हमने एग्जाम लिया, उसकी फीस इकट्ठी की, जीएसटी नहीं है। फिर हमने तुम्हें सर्टिफिकेट इशू किया कि यू आर एलिजिबल, उसके भी पैसे लिए, उस पे भी जीएसटी नहीं है। या फिर हमारा स्कूल कॉलेज तुम छोड़ के जा रहे हो, हम तुमसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने का पैसा लेंगे, सर उसकी भी फीस नहीं है, क्योंकि ये पैसा हम किससे ले रहे हैं? अपने स्टूडेंट से। और हम कौन है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वही 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वही पॉइंट नंबर 59। तो एग्जाम में ध्यान रखना है, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी, या कोई तुम्हारा वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फी, और या फिर एक वर्ड था माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने का फी। मैं स्कूल हूं, मैं कॉलेज हूं, मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हूं, मैंने तुमसे एग्जामिनेशन फी ली है, नो जीएसटी। मैंने तुमसे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया है ताकि तुम हमारे यहां एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, नो जीएसटी। हमने तुमसे माइग्रेशन फी ली है, सर्टिफिकेट दिया है ताकि तुम अब हम दूसरे स्कूल कॉलेज में ट्रांसफर हो रहे हो, सर कोई जीएसटी नहीं है। नए नए कीवर्ड है, ध्यान रखना। एग्जाम में माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फी ली है स्कूल कॉलेज ने अपने स्टूडेंट से, नो जीएसटी, एग्जम्प्टेड सप्लाई है। अगला पॉइंट, सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड का ये पॉइंट है, ठीक है। हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 15 पे। हमने पॉइंट नंबर 15 में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड है तो वो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर वो जीटीए की सर्विसेज है, कुरियर एजेंसी की सर्विसेज है, तो टैक्स देना पड़ेगा। मैंने यहां पर क्लास में बताया था कि जीटीए कौन होता है? जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, यानी तुम सामान मुझे लाके दोगे, उसके बदले में तुम्हें कंसाइनमेंट नोट इशू करूंगा, और फिर मैं अगर उस गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाऊंगा, तब वो जीएसटी में क्या होगा? टैक्सेबल होगा, ठीक है। लेकिन अब मान लो मेरी ट्रक है और तुम्हारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जिसमें मैं कोई कंसाइनमेंट नोट तुम्हें नहीं दूंगा। भाई ट्रक मैं तुम्हारे यहां लगा रहा हूं, सामान लोड करो, तुम भी ट्रक में बैठ जाओ, देख लो तुम्हारा सामान सही सलामत है कि नहीं। बोलो कहां छोड़ के आना, वहां छोड़ के आ जाता हूं। क्लास में बता रखा है जीटीए की सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में जीटीए वाला क्या इशू करता है? कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। कंसाइनमेंट नोट इशू करके गुड्स की एक तरह से वो डिलीवरी लेता है, टाइटल देता है तुम्हें, ये पेपर ले लो कंसाइनमेंट नोट, अब ये पेपर हमें डेस्टिनेशन पे जो दिखाएगा हम गुड्स उसको दे देंगे। तो जीटीए की सर्विसेज पे जीएसटी है, एग्जम्पशन नहीं है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड में मैंने क्या एग्जांपल दिया था? जो जीटीए नहीं है, जो कुरियर एजेंसी नहीं है। मैंने बोला कि तुम्हें सामान अपने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ले जाना है, तुमने मुझे फोन किया, मैंने ट्रक लगा दी, सामान लोड किया, तुम्हारे स्टाफ को बैठाया, तुमको बैठाया और सामान दूसरी जगह ले जाके छोड़ दिया। ये जीटीए सर्विस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कोई कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं किया, तो ये एग्जम्प्ट है। अब इसी पे कंफ्यूजन हुआ कि जो माइनिंग वाले होते हैं, माइनिंग वाले वो ट्रक को किराए पर लेते हैं और फिर अंदर जहां से वो कोयले की, मान लो तुम्हारा एक माइंस है जहां से कोयले निकल रहे हैं, अब माइनिंग वाले क्या करते हैं? ट्रक वालों को 100, 200, 500 ट्रक वालों को हायर पे ले लेते हैं और फिर उससे वो कोयले की माइनिंग करा के अपनी फैक्ट्री में भिजवाने का काम करना, या फिर जहां डिपो पे भिजवाना जहां से वो कोयले को आगे बेच सकें। मान लो मेरा कोयला का माइंस है, अब माइंस में क्या होता है? कोयला निकालने के बाद उसकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसके लिए ट्रक को किराए पर लिया जाता है। उसमें क्या होता है? ट्रक की लीजिंग होती है, ट्रक और ट्रक वाला दोनों उस माइंस के कंट्रोल में आ जाता है। ये वो नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड में ये ट्रक वाला तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आता है। तुम बताओ सामान कहां ले जाना है, वहां हम ले जाएंगे। तुम मुझे फोन करते हो, हम अपने हिसाब से आते हैं, तुमसे 4-5 हजार रुपया लेते हैं और एक समय के हिसाब से हम वो छोड़ के आ जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें व्हीकल और उसका ड्राइवर पूरे के पूरा उस माइनिंग वाले के कंट्रोल में चला जा गया, तो ये एक लीजिंग है, ये एक लीजिंग है, लीज पर लेते हैं हम लोग रेंटिंग की सर्विसेज, इसको बोला गया ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं है। तुमको एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है?
क्या ध्यान रखना है? रेंटिंग ऑफ ट्रक एंड अदर फ्रेट व्हीकल विथ ड्राइवर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, से 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, is a service of renting of transport vehicle with operator and not the service of transportation of goods by road. देखो, मैं ट्रक रोड पे चला रहा हूं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, अब उसमें तुमने सामान लोड किया और मैंने दूसरी जगह छोड़ा, जहां पे ट्रक भी मेरे कंट्रोल में है और ड्राइवर भी मेरे कंट्रोल में है, तो वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। इसमें क्या हुआ है? इसमें ट्रक को रेंट पर ले लिया विथ ड्राइवर। किसने? उस माइनिंग जिसका जो माइन कर रहा है, जो माइनिंग के बिजनेस में है, उसने ट्रक वालों को अपने हिसाब से चलाना है और अपने माइंस के अंदर कोयलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, जो भी मिनरल्स आ रहे हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। सर यहां जीएसटी लगेगा। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम माइनिंग पिट हेड टू रेलवे स्लाइड्स बेनिफिशिएशन प्लांट, जहां पर उसका यूज होना है, बाय व्हीकल्स डिप्लॉयड विथ ड्राइवर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये तो लीजिंग है, ये तो रेंटिंग है, इस पे जीएसटी लगेगा, इस पे जीएसटी लगेगा। जहां पर आप पूरा का पूरा ट्रक रेंट पर दे रहे हैं विथ ड्राइवर और वो माइनिंग ओनर के कंट्रोल में चला जाता है। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, यूजुअली इन सच अ केस व्हीकल सच एज टिपर्स, डंपर्स, लोडर, ट्रक आर गिवन ऑन हायर टू द माइनिंग लीज ऑपरेटर। जिनके पास वो माइंस होते हैं लीज पे, जिनके पास लाइसेंस होता है मिनरल्स को निकालने का, कोयला वगैरह को निकालने का, जिसमें जनरली जो फ्यूल का खर्चा है वो सामने वाला ही उठाता है। हमने, तुम्हारे पास माइंस है, हमने अपनी 100 ट्रक भेज दी ड्राइवर के साथ, अब उसको जैसे तैसे चलाना है चलाओ, पेट्रोल तुम्हारा लगेगा, डीजल तुम्हारा लगेगा, हमें तो भैया तुम 2-4 लाख रुपया पर मंथ दे देना। तो दिस इज नॉट अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विसेज, इट इज अ रेंटिंग, और रेंटिंग पे जीएसटी है, क्योंकि वो 20 नंबर पॉइंट में ये कवर नहीं है। सर रेंटिंग पे जीएसटी कब नहीं है? जब आप इस 20 नंबर वाले पॉइंट में फंसोगे। रेंटिंग इसके अंदर है, हम व्हीकल ही किराए पर देते हैं, तो वो इस 20 नंबर पॉइंट के अंदर, और यहां पर कोल माइंस के बारे में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये प्लीज पॉइंट है, इसको तो बस ध्यान रखना। माइंस वाले जब ट्रक और ड्राइवर को किराए पर लेते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस नहीं होती, रेंटिंग की सर्विसेज होती हैं और उस पर जीएसटी है, बस इतना ध्यान रखना है। जे पॉइंट कहता है गेस्ट एंकर को ऑनरिम मिलता है। अब मेरा टीवी चैनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सर मेरा टीवी चैनल है और आज मेरे शो में 2-4 गेस्ट आने वाले हैं और वो आपस में डिबेट करेंगे, आधे घंटे का शो है, फिर वो डिबेट करेंगे और पैसा भी लेंगे और चले जाएंगे। जनरली एक शो अटेंड करने का 50,000 1 लाख रुपया मिलता है, जो तुम लोग टीवी पे नहीं देखते हो। 3-4 लोग कैमरे के सामने बैठे रहते हैं और वो आपस में किसी एक इशू पर लड़ते रहते हैं, एक फेवर में बोलता है, एक अगेंस्ट में बोलता है। आजकल बहुत वो न्यूज चैनल पे चलता है, 9 बजे का शो, प्राइम शो, आजकल तो टीवी चैनल पे यही चलते हैं। तो टीवी चैनल पे एक तो एंकर होता है जो कंट्रोल करता है, और पैनल पे 2-4 लोग बैठे रहते हैं बोलने के लिए। तो जो 2-4 गेस्ट पैनल पे आते हैं बोलने के लिए, उनको बोला जाता है गेस्ट एंकर, और वो फ्री में नहीं आते, उनको पैसे देके बुलाया जाता है। तो सर पैसे दे रहे हैं तो नॉर्मल है, आप पैसे दे रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, 20 लाख रुपए से ऊपर क्रॉस कर रहा है तो जीएसटी का कंप्लायंस करेंगे वो, यहां कोई एग्जम्पशन नहीं है। इस ऑनरेरियम पे ये जो फी दी जाती है, अरे मुझे कोई कोचिंग वाला बुलाएगा और पैसे देगा कि आओ मेरी कोचिंग में और बच्चों को पढ़ाओ, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे जीएसटी का कंप्लायंस तो करना पड़ेगा ना। तो प्लीज ये पॉइंट एक ध्यान रखना, यहां कोई एग्जम्पशन नहीं है। अच्छा, क्लास में पॉइंट नंबर 63 पढ़े मेडिकल को लेके, पॉइंट नंबर 63 पे फटाफट आते हैं। 63 हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हमने हेल्थ केयर सर्विसेज में पढ़ा कि जो हेल्थ केयर की सर्विसेज होती हैं हॉस्पिटल की, वो सर्विसेज अब किसी भी मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो एलोपैथी हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, आपकी बीमारी से रिलेटेड, ठीक है। हम जो हॉस्पिटल में जाके सर्विसेज लेते हैं, किसी डॉक्टर के क्लिनिक में सर्विसेज जाके लेते हैं, उसके अलावा हम एम्बुलेंस की सर्विसेज लेते हैं, उसके अलावा हमारी वो जो ब्लड टेस्टिंग होती है, एक्सरे वगैरह होता है, सब एग्जम्प्ट है, क्लास के अंदर पढ़ा। यहां पर क्लास के अंदर अगर याद हो आपको तो हमने ये भी पढ़ा कि क्या कहते हैं, वो जो प्लास्टिक सर्जरी की सर्विसेज होती हैं,
प्लास्टिक सर्जरी की सर्विसेज और हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विसेज, ये जनरली टैक्सेबल होती हैं अनलेस की कोई बर्थ डिफेक्ट है। सर बचपन से ही बॉडी में कट लगा हुआ था, 17-18 साल के बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है हॉस्पिटल में, उस पर जीएसटी नहीं है। क्लास में ये पढ़ा। और कोई अच्छा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है तो फिर जीएसटी है। किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उस पर प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ गई, तो यहां पे जीएसटी नहीं है। लेकिन कोई अच्छा दिखने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा है, प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है, तो उस पर जीएसटी है। ये डिस्कशन हुआ है क्लास के अंदर। ये अमेंडमेंट का भी डिस्कशन हुआ, वो कि भाई अगर हेल्थ केयर सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिशन हो रहा है और रूम चार्जेस अगर 5,000 रुपए पर डे से अधिक हैं तो वहां पर अब जीएसटी आ गया है। यानी आईसीयू से रिलेटेड जो सर्विसेज, ये एग्जाम्शन की ये जो अमेंडमेंट है ये क्लास के अंदर बात हो चुकी है। अब इसमें यहां पर जो बात हो रही थी अच्छा दिखना, खराब दिखना, प्लास्टिक सर्जरी, तो उसके अंदर एक एरिया है प्रेगनेंसी को लेके, उस पर इशू आया। मतलब बाहर जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे आई केयर सेंटर आप जाते हैं, आजकल देखे होंगे हॉस्पिटल में मुझे आंख दिखाना है तो हॉस्पिटल में ना जाके आजकल देखे होंगे डेडिकेटेड आई हॉस्पिटल खुले हुए हैं कि भाई ये हॉस्पिटल है, सिर्फ आंखों का इलाज यहां होता है, राइट। ऐसे ही कुछ हॉस्पिटल हैं जो डेडिकेटेड सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज को देखते हैं। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि अगर हम सर्विसेज लेते हैं एआरटी से रिलेटेड, आईबीएफ से रिलेटेड, तो क्या इसे हेल्थ सर्विसेज बोल के एग्जम्प्ट करेंगे? जवाब आया कि इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेल्थ सेक्टर ओनली। सर हमने हेल्थ के अंदर पढ़ा कि प्लास्टिक सर्जरी का काम और हेयर ट्रांसप्लांट का काम हो तो फिर हम उस पर जीएसटी एग्जम्पशन नहीं देंगे। तो इशू ये आया कि अगर वो क्या कहते हैं आईवीएफ, वो आज आप ऐड देखते होंगे टीवी में या न्यूज़पेपर में कि भाई अगर कोई फैमिली, कोई कपल जिनके पास संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, तो वो यहां आके अपना इलाज करा सकते हैं, राइट। तो ये काफी आजकल चला हुआ है। तो ये जो बिजनेस है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, क्या ये हेल्थ केयर सेक्टर में कवर होगा? क्या हम इसे एग्जम्पशन देंगे? तो जवाब क्या आया? आंसर इज यस, इट इज कवर्ड, वेल कवर्ड इन द हेल्थ केयर सर्विसेज एंड इट इज एग्जम्प्ट since the abnormality, disease, ailment of infertility is treated using ART procedure such as IVF. It is clarified that services by way of IVF are also covered under the definition of healthcare services and exempt. तुमको एक वर्ड याद करना है, IVF, ठीक है। किसी फैमिली में या किसी कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनका डेडिकेटेड यहां पर इलाज होता है इस आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो क्या इसे हेल्थ केयर सर्विसेज बोल के एग्जम्प्ट करेंगे? आंसर इज यस, हम इसे हेल्थ केयर सर्विसेज बोल के एग्जम्प्ट करेंगे। अब किसी पर्सन के सर पे बाल नहीं आ रहे हैं और वो चला गया है कहां पे? हेयर ट्रांसप्लांट वाले सेंटर पे, 2 लाख रुपया खर्चा किया है, सर जीएसटी देना पड़ेगा। बट यहां जो फैमिली जाती है उसको जीएसटी का कंप्लायंस करने की कोई जरूरत नहीं है। के पॉइंट में एल पॉइंट कहता है सर जमीन बेची है, तो जमीन बेचने पर हम लोग क्या पढ़े? नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट सप्लाई चैप्टर में पेज नंबर 4.22 पे शेड्यूल 3 के अंदर कि अगर आप जमीन बेचते हो तो उस पर जीएसटी नहीं है। अब इस बिल्डर ने जमीन बेची है, जमीन डेवलप करके। पहले इसने क्या किया? जमीन खरीद ली, जमीन को चारों बगल से बाउंड्री कर दी, प्लॉट बना दिया 100 गज का, उसके बाद कॉमन एरिया बना दिया कि ये पार्क है, ये कॉमन एरिया है, यहां पर स्कूल खुलेगा, यहां पे कॉलेज खुलेगा, कहते हैं ना वो सोसाइटी वाले प्लॉट्स। तो इस बिल्डर ने जमीन बेची है लेकिन जमीन को डेवलप करके बेची है, प्रॉपर प्लॉटिंग कर दी, उसमें वो रोड से उसको ऊंचा कर दिया, लाइटिंग की व्यवस्था करा दी, ड्रेनेज पाइपलाइन लगा दिया, प्लॉट की वैल्यू बढ़ गई। कहते हैं ना गेटेड सिक्योर, गेटेड सोसाइटी के अंदर हम गए हैं प्लॉट खरीदने के लिए क्योंकि वहां सुविधाएं हैं, बट बेचा तो अल्टीमेटली प्लॉट ही है डेवलपर ने, जीएसटी तब भी नहीं लगेगा। कहता है एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ यहां लैंड मे बी सोल्ड आइदर एज इट इज और आफ्टर सम डेवलपमेंट सच एज लेवलिंग, उसको रोड से थोड़ा ऊंचा कर दिया ताकि रोड का जो बारिश का पानी है वो अंदर ना आए, लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन। भाई हमने
200 2 3 25 25 50 100 एकड़ की जमीन खरीदी और उसके अंदर 100 गज 200 गज 300 गज के जरूरत के हिसाब से प्लॉट काट दिए, बीच में कॉमन रास्ता बना दिया, ड्रेनेज पाइपलाइन बना दी, बिजली के कनेक्शन की पाइपलाइन दे दी, पोल दे दिए और हमने प्लॉट बेच दिया। बेचा तो प्लॉट ही, लेकिन ऐसा करने से मुझे अच्छा दाम मिल गया क्योंकि मैंने एक बाउंड्री वॉल भी बना दी थी उस 25 एकड़ की जमीन पे। बिल्डर हूं, प्लॉट बेचना हूं डेवलप करके, जीएसटी तब भी नहीं है। आप डेवलप करो ना करो, जीएसटी नहीं है। लेकिन डेवलप करने के लिए अगर किसी से सर्विसेज लोगे, भाई आजा तू बाउंड्री वॉल बना दे मेरे प्लॉट पे, मैं प्लॉट बेच रहा हूं, लेकिन किसी को बुला के मैंने बोला मेरे प्लॉट के चारों बगल बाउंड्री बना दे, तो वो जो बाउंड्री बनाने का काम करेगा और बिल रेज करेगा उस पर तो जीएसटी लगेगा ही। सर मैंने बस किराए पर ली है अपने एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो इसके लिए चलते हैं पॉइंट नंबर 10 पे जो क्लास के अंदर पढ़े। पॉइंट नंबर 10, यहां पे क्लास के अंदर क्या बात हुई, यहां पे पेज नंबर 6.9 पे यहां पर बात हुई थी नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। आपको क्या बताया था, स्टेज कैरेज होते हैं छोटे छोटे रास्ते पे जो सिटी के अंदर चलते हैं, और यहां पर क्या बताया था, लॉन्ग रूट वाली बस, जैसे दिल्ली से जयपुर गए आप, दिल्ली से जयपुर गए आप, दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, बस स्टैंड पे गए, 200 रुपए की टिकट ली और दिल्ली से जयपुर की बस की नॉन एसी बस पे बैठ गए, तो जीएसटी नहीं है। बट अगर वही बस नॉन एसी बस ही लॉन्ग रूट वाली अगर टूरिज्म पर्पस के लिए यूज हो, कंडक्टेड टूर के लिए यूज हो, चार्टर्ड और हायर के लिए यूज हो, तो जीएसटी है। अब यहां क्या क्लैरिफिकेशन है, मैं एक कंपनी हूं, मेरे 200-300 एम्प्लॉई हैं, मैंने बस हायर की है मेरे एम्प्लॉई को घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ले जाने के लिए, तो भाई ये तो फिर वही हो गया ना, चार्टर्ड बस हो गया ना, कंडक्टेड टूर और चार्टर्ड बस। अब स्कूल कॉलेज वाले अगर बस की सर्विसेज लेते हैं तो वो अलग एग्जम्प्ट है दूसरी एंट्री में, यहां पर हम इस बस सर्विसेज को एग्जम्प्ट नहीं कर पाएंगे। हायरिंग ऑफ व्हीकल बाय अ फर्म फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर एम्प्लॉय टू और फ्रॉम वर्क। अगर ये स्कूल होता ना और अपने बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस हायर कर रहा होता तो वो एग्जम्प्ट है, यहां कोई एग्जम्पशन नहीं है। सर ये एक तरह से क्या हो गया, कंडक्टेड टूर। देखो मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय दिल्ली से आगरा जा रहे हैं घूमने के लिए, तो मैं दिल्ली में बस डिपो पे गया आईएसबीटी पे और वहां से आगरा के जाने के लिए नॉन एसी बस ले ली, वहां जीएसटी नहीं है। लेकिन बस वाले को फोन करके पूरी बस बुक कर लूं, वो बस मेरे प्रीमाइसेस मेरे फैक्ट्री में आए, फिर मेरे एम्प्लॉय को बैठा के आगरा ले जाए और फिर यहां लाए, वो कंडक्टेड टूर होता है, चार्टर्ड हायर। सर ये तो क्लास के अंदर ही पढ़ लिए हैं, कंडक्टेड टूर, टूरिज्म, चार्टर्ड और हायर, और क्लास के अंदर भी एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर कोई कंपनी बस को किराए पर ले ले अपने एम्प्लॉय को लाने ले जाने के लिए तो उस पर जीएसटी लगेगा। वही बात यहां लिखी हुई है, कुछ नया नहीं इसमें। सर ये क्या है, तो सर इसके लिए आइए पॉइंट नंबर 11 पे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 11 में यहां पर था पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैंने यहां पर क्या पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर। आप ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर यानी मान लो मेरा एक वेसल है, जिस वेसल में मैं एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे लोगों को ले जाता हूं। यहां क्या बताया था, इंडिया के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे वेसल के थ्रू अगर मैं लोगों को ले जाऊं तो जीएसटी नहीं है, बट वो टूरिज्म पर्पस वाला वोट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बताया था क्लास में। अब यहां वर्ड था पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो कंफ्यूजन हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या, व्हीकल ओन्ड बाय गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट व्हीकल ओन्ड भी होगा तो भी एग्जम्पशन मिलेगा। तो यहां जवाब आया कि वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब है ओपन फॉर पब्लिक नॉट फॉर टूरिज्म पर्पस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि दिस ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस मस्ट बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, यानी प्राइवेट प्लेयर भी हो तो भी जीएसटी का एग्जम्पशन मिलेगा। यानी मैं एक प्राइवेट कंपनी बनाता हूं और मैं वेसल्स से लोगों को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट से तीसरे पोर्ट, 5 रुपया दो उस पोर्ट पे जाओ, 10 रुपया दो उस पोर्ट पे जाओ, जैसे लोकल सिटी के अंदर बस चलती है वैसे ही मैं समुद्री किनारे पर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट लोगों को ले जा रहा हूं। और टूरिज्म इज नॉट माय पर्पस, यानी उसमें कि सिर्फ टूरिस्ट आएंगे फिर वो सनसाइट दिखाने लेके जाएंगे, फिर सामने चाय नाश्ता कॉफी डांस होगा, वो वाला नहीं है ये। ठीक है, टूरिस्ट बैठ जाएंगे अलग बात है, लेकिन टूरिस्ट बोट नहीं है कि इसमें हम आपको स्पेशल फैसिलिटीज देंगे, आपको एक दो लोकेशन घुमाएंगे, ये पॉइंट घुमाएंगे, सनसेट दिखाएंगे और फिर डीजे चलाएंगे, ये वो वाला नहीं है।
तो सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट डज नॉट मीन कि ये ओन्ड बाय गवर्नमेंट हो, प्राइवेट प्लेयर भी अगर इसको रन कर रहे हैं, इवन इफ इट इज प्राइवेट ओन्ड। खाली क्या ध्यान रखना है, ये जो वेसल वाला ट्रांसपोर्टेशन है ये टूरिज्म पर्पस के लिए यूज ना हो, बाकी इसको प्राइवेट चलाए, रन बाय प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट एग्जम्पशन मिलेगा। अगला पॉइंट सर, अगला पॉइंट वही कि वो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम्स वाली एजेंसी है तो क्या एग्जम्पशन मिलेगा? तो यहां एक और आ गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस एजेंसी का भी काम होता है स्कूलों के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स लेना, कॉलेज के लिए एग्जाम्स लेना। तो क्या हम इसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कह सकते हैं सेंट्रल और स्टेट बोर्ड के साथ साथ? हाँ, कह सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किसकी बात कर रहे थे? एनएसई की, नेशनल स्कूल फॉर एग्जामिनेशन की। एक पॉइंट था ना हमारा इसमें, अभी हम लोगों ने एक पॉइंट में किसके बारे में डिस्कशन किया? एनबीई की, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो वैसे ही एक और एजेंसी है जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है और एडमिशन से रिलेटेड काम करती है। ये एग्जाम फी लेती है और फिर एडमिशन टेस्ट लेती है और बच्चों को स्कूल कॉलेज में दाखिला दिलाने का काम करती है। तो क्या इसको भी जीएसटी का एग्जम्पशन मिलेगा सेइंग कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है? हाँ, मिल जाएगा। ओ नंबर पॉइंट, ये बगल में रेफरेंस दे दिया है। एक लास्ट पॉइंट कि सर एयरफोर्स मेस और अदर सिमिलर मेस जो गवर्नमेंट्स के होते हैं, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट रन, सेंट्रल गवर्नमेंट रन, ये क्या करते हैं? अपने लोगों को एकोमोडेशन फैसिलिटी देते हैं। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था यहां पे, हमने ये पढ़ा कि ये होटल वाला पॉइंट ना अब टैक्सेबल हो गया है, 1000 रुपया वाला। ये पॉइंट मैंने बताया था कि होटल एकोमोडेशन अब फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे आप 500 रुपया पर डे वाले होटल में रुको या 1500 रुपया पर डे वाले होटल में। ठीक है। अब गवर्नमेंट के जो ये होते हैं, आर्मी वाले मेस होते हैं, नेवी वाले मेस होते हैं, ठीक है, एयर वाले जो गवर्नमेंट के जो एजेंट्स एक तरह से होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है जो अपने फोर्सेज के लिए मेस चलाते हैं। मेस का मतलब है कि भैया स्टे करने के लिए, भाई यहाँ आर्मी के 400 लोगों के रुकने की व्यवस्था है एंड ये व्यवस्था इट इज रन बाय गवर्नमेंट ओनली। बट उनको फिर वहां पे एक तो देखो फ्री है, तब तो जीएसटी है ही नहीं। अब है कि नहीं सर 100-200 रुपया स्टे के देने पड़ते हैं। देखो फ्री अगर है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी फ्री है, तब तो जीएसटी है ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट एकोमोडेशन दे रही है अपने ही लोगों को, अपने पर्सनल आर्मी पर्सनल्स को, वहां मान लो 100-200 रुपया पर मंथ या पर डे चार्ज कर रही है, तो इस पॉइंट के हिसाब से तो टैक्सेबल है। अब गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए हम पॉइंट नंबर 80 में चलते हैं क्लास के अंदर। पॉइंट नंबर 80, यहां पे हमने क्या पढ़ा? अगर गवर्नमेंट कोई सर्विसेज देती है तो एग्जम्प्ट, लेकिन अगर सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को देती है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट कोई सर्विसेज दे रही है तो जनरली वो एग्जम्प्ट है, बट अगर वो सर्विसेज किसको दे रही है? बिजनेस एंटिटी को, तो हम एग्जम्पशन नहीं देंगे। राइट। तो अब इसी पॉइंट का डिस्कशन करते हुए यहां पर बात आई कि आर्मी वाले मेस फैसिलिटी चलाते हैं, यानी अपने ही स्टाफ को, अपने ही पर्सनल्स को वो लोग एकोमोडेशन फैसिलिटी देते हैं कि आओ यहां पर रुक सकते हो। तो क्या हम उसको जीएसटी में टैक्स लगाएंगे? तो बोले नहीं, नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस एंटिटी के साथ डील ही नहीं कर रहे। आर्मी का मेस है एकोमोडेशन फैसिलिटी, वो अपने लोगों को रुकने का व्यवस्था करा रही है और उनसे पैसे चार्ज कर रही है। तो क्या वो जो पर्सनल है, जो फोर्सेज हैं, जो पैसा दे रहे हैं रेसिपिएंट, क्या वो बिजनेस एंटिटीज है? नहीं। तो फिर एग्जम्पशन कैसा? फिर टैक्सेबल कैसा? एग्जम्पशन मिलेगा। तो वही बात यहां लिखी हुई है, ऑल सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटीज आर एग्जम्प्ट। यस। तो उसी केस में क्लैरिफिकेशन आया कि एकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड बाय एयर फोर्स मेस or other similar mess such as army, navy, parliament, paramilitary or police force mess to their personnel or any other person other than a business entity are eligible for exemption. Yes, but ध्यान रहे जो ये मेस फैसिलिटी चल रही है it is owned by central government or state government or union territory or local authority.
अगर मैं कोई हॉस्टल चलाऊंगा, मान लो मैं कोई हॉस्टल चला रहा हूं जिसमें आर्मी के लोग आके रह रहे हैं और डेली का मुझे 100, 500, 300 रुपए दे रहे हैं, तो फिर मुझे जीएसटी का कंप्लायंस करना पड़ेगा। ये मेस फैसिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट ओन्ड। सर एयरफोर्स और या फिर नेवी या फिर तुम्हारा पैरामिलिट्री फोर्स, ये सब किसके अंदर आ रहा है? क्या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। अब इन्हीं की अकोमोडेशंस हैं जहां पर हम इनको रुकने की व्यवस्था करा देना है। अब तुम बोलोगे फ्री है, तब तो जीएसटी नहीं है। पैसे ले रहे हैं, तब भी जीएसटी नहीं है। ठीक, यहां पर आपका इन सारे सभी जो 6 पेजेस हैं, सभी जो 16 एग्जम्पशंस का कंफ्यूजन था वो डिस्कशन हुआ। एक बार बगल में वो पेज नंबर का रेफरेंस अगर तुम नहीं लिखे हो तो लिख लो। बस डिस्कशन आपके साथ हो गया। मैं यहां पर स्क्रॉल करता जाता हूं, आप अपने आप वीडियो रोक के और हर पॉइंट में अगर कुछ नोटिंग करनी है, जहां पर भी आपको लगे वीडियो रोकना है, नोटिंग करनी है तो कर लेना। ये पेज नंबर, पॉइंट नंबर आपको मैं लिंक कर दिया नोट्स से। मेरे जो नोट्स आपके पास है तो मैंने उससे लिंक कर दिया। कुछ पॉइंट्स इसमें अच्छे थे, जैसे टोल चार्ज वाला पॉइंट, ठीक है, आंगनवाड़ी वाला पॉइंट, टोल चार्ज वाला पॉइंट, ठीक, और जमीन बेचने वाला पॉइंट, और एक वो जो हेल्थ वाला था, IVF टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट। ये सब पॉइंट कुछ अच्छे हैं जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ध्यान रखना। प्लीज ये पेज नंबर और पॉइंट नंबर का रेफरेंस वीडियो रोक रोक के लिख लो। मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूं। ठीक, डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करें। हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आपके पास अमेंडमेंट की बुकलेट का PDF ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, और अमेंडमेंट की क्लासेस चैप्टर वाइज आती रहेंगी। डन, चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।